हाँ अभी आ रहा होगा, ग्रेट ग्रेट, मैंने ताना मारा था माही को वैसे। ठीक है, चलिए। पहला टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, सबसे पहला क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिर जाता है या फॉल और डिक्रीजेस इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी, उसे हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज इन कंपैरिजन टू डॉलर्स इंडियन करेंसी का वैल्यू जो है वो काफी गिर चुका है, या फिर क्वेश्चन लिखेगा कि डॉलर का रेट जो है, एक्सचेंज रेट हैज बीन वन ऑल द वन टाइम बोलता है ना हाईएस्ट रेट में है, मान लो 84 पॉइंट समथिंग में। ठीक है, जस्टिफाई द सिचुएशन या फिर व्हाट विल यू सजेस्ट इन दैट सिचुएशन, क्या होगा? ये करेंसी डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि हमारा करेंसी का वैल्यू गिर चुका है इन कंपैरिजन टू द। जब भी हम करेंसी डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन की बात करेंगे, इट हैज ऑलवेज टू बी विद द डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसी। इट हैज टू बी फॉर ऑलवेज द डोमेस्टिक करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। अगर हमारा वैल्यू गिर चुका है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, तो ये होगा करेंसी डेप्रिसिएशन। और अगर हमारा वैल्यू बढ़ चुका है तो उसे बोलेंगे, अगर हमारा वैल्यू गिर जाता है दैट मींस रूपी हैज बिकम सस्ता इन कंपैरिजन टू डॉलर। ठीक है, हाँ दैट मींस मोर नंबर ऑफ डॉलर रुपीज रिक्वायर्ड टू बाय वन डॉलर, दैट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, उसी डॉलर से इंडिया में हम ज्यादा सामान परचेज कर सकते हैं। अगर बाहर के लोग डॉलर के साथ में इंडिया में ज्यादा सामान परचेज करेंगे, इट विल रिजल्ट इनटू एक्सपोर्ट इंक्रीज। देखो 95% बच्चा लोग को ये पता है कि अगर करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बट सिर्फ इतना आने से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर का लैंग्वेज भी आना पड़ेगा कि आंसर क्या लिखोगे। एटलीस्ट आपको ये लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, ये दोनों लाइन का। ठीक है, कि सेम डॉलर का अमाउंट से हम लोग ज्यादा सामान परचेज कर सकता है, कहां पे? इंडिया में। उसका मतलब क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट्स, इसका रिवर्स सिचुएशन इज करेंसी एप्रिसिएशन। अगर आपको एग्जाम में एक सवाल जो कि केस स्टडी बेस पूछ सकता है इस बार, वो है डॉलर वाला रेट वाला जो मैंने बात की आप लोग से, वो सवाल के ऊपर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ए, इट इज अ रियल लाइफ सिचुएशन क्वेश्चन। नंबर टू, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इट विल हैव वाला सवाल के ऊपर। ठीक है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट जो है जीडीपी के टुवर्ड्स भी पूछ सकता है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वगैरह। इसका बात कर रहे हैं, डॉलर का वैल्यू जो बढ़ गया उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, बीओपी से भी इंक्लाइन हम जरूर कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट अभी के लिए करेंसी हम डेप्रिसिएशन। अच्छा, एप्रिसिएशन समझ में आ गया आप लोग को? एप्रिसिएशन में तो कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से आप लोग का केस में। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन नो इश्यूज, पूरा केस रिवर्स है। उसकी वजह से आपका क्या बढ़ता है मुझे बताइए आप लोग? इंपोर्ट्स आपका बढ़ जाएगा, एनी इशू? और करेंसी एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन जो है, वो लोग क्या करता है मुझे बताइए? वो लोग क्या है, फ्लक्चुएटिंग बेसिस में चलते रहता है उनका आपस में। ठीक है, अच्छा, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो है वो कौन से मेथड में होता है? फिक्स एक्सचेंज या फ्लोटिंग एक्सचेंज? फ्लोटिंग में, क्योंकि करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है करेंसी के डिमांड सप्लाई के हिसाब से। और करेंसी डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन या वो किस में होता है? फिक्स्ड में। तो समझेगा, डेप्रिसिएशन वर्ड अगर यूज किया है तो वो किसका है? मार्केट एक्सचेंज या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एंड डिवैल्यूएशन या फिर रिवैल्यूएशन बताया तो फिक्स। वेरी गुड, ये हो जाएगा क्लियर छे। टाइप ऑफ एक्सचेंज में पता है आपको क्या क्या है? फिक्स्ड को क्या बोलते हैं? पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। अगर मैंने एक करेंसी का वैल्यू दूसरी करेंसी के वैल्यू के साथ में टाई अप कर दिया तो वो क्या है? पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अगर मैंने एक वैल्यू ऑफ द करेंसी को दूसरे करेंसी के वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया तो ये होगा पैरिटी वैल्यू। ठीक है, जब हम पेग्ड की बात करते हैं यानी कि टाई अप की बात करते हैं, तो हम करेंसी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, गोल्ड या फिर एनी अदर चीजों के साथ में भी हम टाई अप कर सकते हैं। ठीक है, बट जब हम पैरिटी वैल्यू की बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी। बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहां तक, या उल्टा बोले? उल्टा बोले क्या? क्या उल्टा बोले? पागल हो, बता, छोड़ो ना, बोल दिया ना, खत्म करो यार। ठीक है, बताओ। पैरिटी वैल्यू में साहब जब आप टाई अप करते हो तो आप टाई अप हमेशा किसके साथ में करते? अच्छा, पैगिंग में, माफ करिएगा, पैगिंग में जब भी आप टाई अप करते हो तो आप टाई अप हमेशा किसके साथ करते हो? दूसरे करेंसी के साथ में ही आप सब टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव टू जस्ट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ अनदर करेंसी।
जब भी पेगिंग का टाई अप होता है तो वो दूसरे करेंसी के साथ में टाई अप होता है। बट जब हम पैरिटी वैल्यू की बात करेंगे तो हम वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं, वैल्यू को निकाल रहे हैं। इट इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम करेंसी, गोल्ड या फिर एनी अदर आइटम। बात समझ में आया आपको? डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। टाई अप हमेशा दूसरे दूसरे करेंसी के साथ में होगा। पैरिटी वैल्यू जो है, यानी जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो वो फिक्स्ड होगा इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि। बात समझ में आया आपको? ये हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट। इसमें रेट किसके हिसाब से फिक्स होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। वो यार नॉर्मल मुंह बनाओ ना, ऐसे क्यों मुंह बना रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको क्या? ठीक है, तुम कुछ तो ऐसा है कि जैसा पेट क्लियर नहीं हुआ वैसा मुंह बना के रखा है इधर। ऐसा बात है क्या? पक्का? श्योर है ना? इतना स्ट्रेस मत लो, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरिट्स बताओ क्या क्या है। करेंसी इसमें स्टेबल रहता है, ठीक है। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज नहीं होता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों में ही फिक्स इज मच मोर प्रेफरेबल ड्यू टू द लेस फ्लक्चुएशन इट ऑकर्स। ठीक है, वेरी बढ़िया, क्या ब्यूटीफुल डायग्राम है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या क्या है मुझे बताइए। वैसे देखा जाए तो एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है। आपको पता है ना, करेंसी को फिक्स करने के लिए गोल्ड वगैरह चाहिए होता है, तो हमेशा गोल्ड वगैरह का ह्यूज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलेगा। और रेट को फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, फ्लेक्सिबल में रेट किसके हिसाब से फिक्स होता है भैया? किसके हिसाब से? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। वी टॉक अबाउट द गोल्डन रूल्स। अगर डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस, अंडरस्टैंड, इट वाज ऑलवेज फ्रॉम द मैक्रो पर्सपेक्टिव कि अगर कोई भी सामान का डिमांड ओवरऑल ज्यादा होगा तो उसका मार्केट का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। नंबर टू, किसी का डिमांड अगर कम हो जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। रोलेक्स का जो सप्लाई है वो कम है बाजार में, तो उसका प्राइस क्या है? तो आप कोई भी एग्जाम्पल से रिलेट करो, इट विल बिकम मच मोर इजी। इसके हिसाब से आपका जो है एक्सचेंज रेट जब डिटरमाइन होता है उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करते हैं, इसमें करेंसी आराम से मूवमेंट करने को देते हैं। मेरिट्स क्या क्या है? उसी का डीमेरिट्स। यहाँ पे ह्यूज रिजर्व्स रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम लेवल मेंटेन रहता है, मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट फिक्स होगा। इट विल ऑलवेज मेंटेन व्हाट? इक्विलिब्रियम। गवर्नमेंट को टेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे ऑनलाइन में कैसे लेट हो सकता है बे? गजब ही है बे, ऑनलाइन में भी लेट है। ऑफलाइन में अंडरस्टूड, ठीक है, कि समझ में आता है, ट्रैफिक इत्यादि, इंसान कोई सुंदर दिखने लग गया रास्ता में तो रुक गया। ठीक है, होता है। अरे ठीक है, जब कृष्णा आदमी है, ठीक है, छोटा, ठीक है, yeah, vice versa also situation for the girls, that is a different thing. You have a lot of reasons why you should be late, but for online what is a distraction? ठीक है, आइए, या एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। डीमेरिट्स क्या क्या है भैया? एक्सचेंज रेट काफी अनस्टेबल रहता है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी कि सट्टा बाजारी बहुत हो सकता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जो अभी हुआ है। ठीक है, डॉलर का रेट्स बढ़ेगा तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन रेट्स क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, अभी तो यूएस का भी हालत कोई अच्छा नहीं है ना? पता है ना आप लोगों को, न्यूज़ देखा है ना आप लोग? नहीं जानता कुछ भी जो चाइना ने अभी अभी किया? नो आइडिया। कहाँ है ये, पता नहीं। अरे भाई, अभी जो एआई के ऊपर किया, एनवीडिया का वैल्यू 600 बिलियन डॉलर। बाप, 1 ट्रिलियन हो गया। कल का तो हम 600 तक ही पढ़ा था। आइए, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल डिफरेंस पता है? किसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करता है भाई और किसमें नहीं करता है? फ्लेक्सिबल। स्टेबल किसमें रहता है? गवर्नमेंट में। कौन फिक्स, किसमें फिक्स करता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कौन फिक्स करता है? फ्लेक्सिबल। Important question, second important question for the exams perspective, devaluation and depreciation everybody. Devaluation किसके थ्रू होता है आपका? गवर्नमेंट के थ्रू, अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? अंडर द फ्लेक्सिबल। दोनों ही केसेस में अपना करेंसी का वैल्यू फॉल हो रहा है इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। इसमें गवर्नमेंट की वजह से होता है, इसमें मार्केट फोर्सेस की वजह से। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? कोई डाउट्स यहाँ तक? और दोनों को मिला दे तो क्या होगा? मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें मुझे बताइए, जो बेस है, बेस जिसकी वजह से करेंसी फिक्स होता है, भूमि जी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वो किसके हिसाब से होता है मुझे बताइए आप? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से क्या होता है मुझे बताइए आप लोग? एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। सही बात है या नहीं है? बेस क्या है मुझे बताइए? हमेशा मार्केट ही है। बट टू अवॉइड एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन, अगर तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया, मान लो तुम्हारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, वैसे तो तुम्हारा खुद का लिबर्टी है,
बट अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दे सब कुछ तो हमको बताओ, तुम डेविएट होगा ही नहीं होगा जीवन में? होगा ना? सही बात है या नहीं? ताकि ये देखने के लिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आराम से मूवमेंट करते रहिए, बट जब देखेंगे कि भैया अब थोड़ा सा आप दायरे से बाहर जा रहे हो, तो बीच में आएंगे हेडक्वार्टर। ठीक है, बात समझ में है? और इसमें हेडक्वार्टर कौन है? आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक विल कम। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्यों आएगा? फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए, पार्टिसिपेट्स टू स्टेबलाइज द करेंसी इन बोलता है इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। अब मैं आके इसको बोला, ठीक है, मान लो मैं ऐसे मसीहा की तरह आया, मैं देख रहा है कि एकदम बिगड़ गया, एकदम नशेड़ी हो गया, ठीक है, इसको अगर मेरे को लाना लाइन में वापस से, ठीक है, देन इन दैट केस अगर मैं इसको बोलूंगा बच्चा ऐसे मत करो, अच्छी बात नहीं है, थोड़ी ना तुम सुनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आई हैव टू क्रिएट सर्टेन सिचुएशंस कि एग्जाम आने वाला है, टेस्ट है, आगे जाके कॉलेज नहीं मिलेगा, शादी नहीं हो पाएगा, एक्सट्रीम रीजंस आई हैव टू गिव सो दैट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन इज कंट्रोल। दिस इज व्हाट सेंट्रल बैंक विल डू। सेंट्रल बैंक अपना रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगा टू एंश्योर दैट द करेंसी इज मेंटेन। बात समझ में आया आपको? चलेगा? ये रहा सेंट्रल बैंक वाला पॉइंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, सेंट्रल बैंक विल बी अ की पार्टिसिपेंट, लैंग्वेज बता रहे हैं, सेंट्रल बैंक विल बी अ की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज व्हाट? एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन। ठीक है, नेक्स्ट। एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बट एग्जाम में थोड़ा ज्यादा, पता नहीं क्यों सीबीएसई हैज बिकम अ वेरी लाइक पॉजेसिव टाइप का, उसका पॉजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह इसी क्वेश्चन को पूछ रहा जाए। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी नंबर वन। कब कब हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी? नंबर वन, जब भी हम सामान इंपोर्ट करेंगे हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट। जब भी हम लोग घूमने जाएंगे, थैंक यू, तो हम लोग क्या चाहिए होगा? फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। अरे सही बात है क्या? निहाल अभी आया है। निहाल तुम लेट बढ़िया करता है भाई निहाल। निहाल एक लड़का है, कोई सन में 1993 में एक बार दिखा था हम लोग को वहां पे। ठीक है, आई यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंड टू अब्रॉड। अगर मुझे इंडिया से बाहर पैसे भिजवाने हैं तो मुझे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई एसेट्स परचेज करने हैं इन द फॉरेन करेंसी, देन इन दैट केस फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। स्पेकुलेशन इज सिंपल। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, अगर मुझे फॉरेन करेंसी खरीदना है, मान लो मुझे कहीं भी सामान, मुझे कोई सामान परचेज करना है बाहर से या घूमने जाना है, ठीक है, देन इन दैट केस मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए या नहीं चाहिए? आई विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। जब मैं डिमांड करूंगा फॉरेन करेंसी, तो मुझे कौन से रेट में चाहिए वो? बताओ। कम रेट में चाहिए, यानी कि जितना कम रेट मुझे फॉरेन करेंसी का मिलेगा, उतना ही मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। तने से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जितना रेट कम होगा उतना ही डिमांड। आपके हाथ में नहीं है। मान लो अभी S25 अल्ट्रा जो है लॉन्च हुआ, ठीक है, आपको बहुत पसंद आया, आप चाहोगे ना कि वो S24 अल्ट्रा से सस्ता मिले? ठीक है, चाहोगे ना? चाहोगे, मन तो यही है ना? क्या पता, अरे तुम भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को कोई दिमाग वाला मिल जाए। एक्सपेक्टेशन है ना, कुछ भी नहीं करते तुम लोग। ठीक है, अरे नहीं मिलेगा, मिलेगा, मजाक मत करना, दिल पे मत लेना तुम, ठीक है ना? चलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। चलो, मिल गया क्या? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। ऐसा दोस्त पाल के फायदा ही नहीं है, हम बता रहा तुमको। वेरी गुड, यही तुमको करना चाहिए, डिजोन कर देना चाहिए लोग को। इस टाइप का लोग को डिजोन कर देना चाहिए, इससे अच्छा दुश्मन। ठीक है, ठीक है, आइए। भाई तुमको दुश्मन बोल रहे हैं, हम बता रहा तुमको, झूठ नहीं बोल रहा, हम बता रहा तुमको, अभी अभी बोला। तुम देख लेना अपने हिसाब से सेटलमेंट। अच्छा तुम तो कहाँ आता है, छोड़ो, क्या ही फायदा। ठीक है, आज तो सासू से डाउट नहीं कर रहा, ताना में ताना मार रहा है, नहीं नहीं सर, तुम्हें मजा आता है यार जो भी बोल। ठीक, आइए। तो मैं ये बोला था कि यू विल वांट दैट वो सस्ता मिले। भाई बाजार में बहुत डिमांड है, तो प्राइस क्या मिलेगा आपको? महंगा मिलेगा। समझ रहे हैं? जो पहले हमने पढ़ा कि अगर बाजार में डिमांड रहेगी तो मैक्रो लेवल पे इन द मार्केट प्राइसेस वुड बी हाई। बट व्हेन आई वांट टू बाय द फॉरेन करेंसी, यहीं पे बच्चा का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया, जब फ्री एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस किया हमने, तो उसमें देखा था कि भाई क्योंकि ओवरऑल डिमांड इज हाई, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द प्राइस इज हाई। समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है? डिमांड है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से द प्राइसेस आर हाई। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग कौन से प्राइस में चाहते हैं, वो वाला पॉइंट है। अगर हम लोग चाहने की बात करेंगे, ठीक है, प्राइस तो हमें कैसा चाहिए? मुझे बताइए, सस्ता ही चाहिए। जितना सस्ता मिलेगा उतना ज्यादा मैं डिमांड करने की सोचूंगा, और जितना ज्यादा मुझे महंगा मिलेगा, देयर इज अ चांस दैट आई लेसन द अमाउंट ऑफ डिमांड। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि पहले बार? एग्जैक्टली, बट इसको ना एकदम जेनरिक स्टेटमेंट मत बनाओ।
क्योंकि अगर आपने जेनरिक स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर लिखा है तो दिक्कत हो जाएगा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि जब भी मैं फॉरेन करेंसी खरीदने का सोचूंगा, एट व्हाट एक्सचेंज रेट आई विश टू बाय द फॉरेन करेंसी। आज अगर मैं डॉलर खरीदने जाऊं, बैंक में जाऊं, एक्सचेंज वाले के पास जाऊं, तो मैं क्या चाहूंगा, मुझे डॉलर सस्ता मिले या महंगा मिले? सस्ता मिलेगा। मैं चाहूंगा तो कि यूएस डॉलर मुझे सस्ता मिले, बट इफ ओवरऑल द डिमांड फॉर डॉलर इज हाई, तो मैं चाह कर भी सस्ता उसको खरीद नहीं पाऊंगा। बात समझ में आया? बट यस, मान लो 84 चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, महंगाई चल रहा है, बट मान लो वो 84 जो है वो अचानक से 83 हो गया, तो फॉरेन करेंसी का रेट क्या हो गया, कम हो गया, तुम्हारा डिमांड क्या हो जाएगा? बात समझ में आया? ये तो मार्केट में भी होता है। लोग बहुत ज्यादा बुलिश एंड बाइश कब हो जाता है, जब थोड़ा सा मार्केट गिरता है तो लोग बस तो और खरीदता है, और जब मार्केट बढ़ेगा तो लोग बस उसको थोड़ा सा सेल कर देता है अपन, ताकि हम प्रॉफिट अर्न करें। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, नॉर्मली भी तो यही होता है। बात समझ में आया? दोनों क्यों अलग अलग सिचुएशन समझ में आया आप लोग को? ये बता रहा है कि किस रेट पे मैं परचेज करना चाहूंगा, उसके बाद अगर कई लोगों ने परचेज किया तो उसकी वजह से रेट क्या, नहीं समझ में आ गया का ना? क्लियर है ना? इसमें गलती तो नहीं होगा ना? ठीक है, पक्की बात है, राइट? इसीलिए क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड डिमांड, इसलिए इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। नॉर्मल क्लास में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, इफ एनीबडी हैज अ डाउट व्हाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, मेरे को बता देना, ठीक है? चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक मुझे बताइए। पॉजिटिव अगर उल्टा है तो नीचे है, दोनों का सेम, अगर दोनों एक ही तरफ मूव कर रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है? चलेगा? ये हो गया डिमांड कर्व का पार्ट। अब सिमिलरली यू हैव सप्लाई, नोबडी कैन फॉरगेट सप्लाई, आई बिलीव दैट इज लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अस। नंबर वन, जब हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे तब पैसा, सप्लाई करेगा तो पैसा, उसको देखने से क्या मिलेगा तुमको, हमको बताओ। जब सप्लाई करेगा तो क्या होगा, जब एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, करेंसी आएगा। कौन सा करेंसी? फैबुलस। तो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी में सप्लाई क्या होगा, फॉरेन करेंसी का इंडिया में सप्लाई बढ़ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया। अब यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन आया था जब हमने पेपर भी करवाया था। एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें डायरेक्टली कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात समझ में? जहां पे मैंने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुझे इन्वेस्ट करना है, मान लो, ठीक है, अभी तो बुरा हालत है, फिर भी करना है, तो इन दैट केस वो क्या होगा, एफ डी आई, एज द वर्ड सजेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर और क्या इनडायरेक्ट मेथड इन्वेस्ट करने का, वन इज थ्रू द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, जो कि एफ आई आई, जो अभी इंडिया में हुआ है। अब देखिए वहाँ जो ब्लॉक गिर रहा है ना, इट इज बिकॉज द पीपल आर टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम इंडिया एंड इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, बाजार में थोड़ा सा कम हो रहा है ना वैल्यू, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये क्या होता है, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक हो गया एफ टी आई, दूसरा क्या हो गया, क्या होता है, फॉरेन। उसमें क्या होगा, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, यानी कि एफडीआई में तो भैया पैसा एक बार में आ गया, बात खत्म, निकालने का संभावना कम रहता है जल्दी से। एफ आई आई में तो भैया आप जो है फॉरेन करेंसी डाल भी सकते हो, तो उसको बोलेंगे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब मुझे भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा ना, तो पैसा कब डालेगा एफ आई आई में, जब उन्होंने शेयर्स परचेज किया होगा, और वही शेयर्स को वो लोग बेच देगा, तो फॉरेन करेंसी चला जाएगा। और इसी टाइप का होता है एफ आई की जगह होता है, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? एज द वर्ड सजेस्ट, वो एक बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब पोर्टफोलियो और अब बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। चलेगा? एग्जैक्टली exactly, वही है। ठीक है, बात समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? अब यूनिलैटरल ट्रांसफर पता है क्या? ठीक है, जैसे कि जाता है वैसे आता भी है। नहीं नहीं, ज्यादा डिमांड में था, आता वैसे वैसे बोले। स्पेकुलेशन इजी है ना? लोन्स अगर मिला बाहर से, क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगा। मेरा सवाल है आपसे, लोन्स अगर आया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन विच साइड ऑफ द बीओपी? अरे वाह प्रिंसी, विच अकाउंट, विच अकाउंट? वेरी गुड कृष्णा, ठीक है, चलेगा। वाई कैपिटल, वेरी गुड, लाइबिलिटी बढ़ रहा है इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अटेंटिव। लास्ट पॉइंट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ठीक है, बताओ उससे फॉरेन करेंसी में क्या इंपैक्ट हो रहा है? ग्रांट मिल रहा है बाहर से, कुछ नहीं होगा, मिलता रहता है।
गिफ्ट नहीं है, ग्रांट एंड डोनेशंस है, काइंड ऑफ अ गिफ्ट, बट इट इज फॉर सम रिक्वायरमेंट्स इन द कंट्री। ग्रांट एंड डोनेशन से फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रहा है क्या? यस सर, दैट मीन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इंक्रीजिंग। उसके वजह से बीओपी में क्या इंपैक्ट आएगा भूमि जी? करंट अकाउंट में कैपिटल क्यों नहीं? क्योंकि एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा नहीं है। विच साइड? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, समझ में आया? ये हो गया। सप्लाई कर्व कैसे होगा फिर? अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया आपका, ठीक है। डिमांड कर्व वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये रहा, ये रहा सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, और ये हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। कोई ग्राफ ही तो करा रहा है, वे सुन ना मेरी बात को यार। हाँ, अब बात सुनो। आपने जो सुनो भी सुना था ना, $1, मोटा हो गया, $1 इक्वल 84, ये कैसे डिटरमाइन हुआ? अगर मैं प्योरली फ्रॉम द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करूं, तो $1 इज ₹84 कैसे बाजार में डिटरमाइन हुआ? वेरी गुड, लेट्स ट्राई इन इंग्लिश और हिंदी। बोलो, ये कैसे डिटरमाइन हो रहा है? क्या कोई गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रहा है क्या? नहीं। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? अरे सर, 84 इज द प्राइस ऑफ डॉलर, ऑफ यूएस डॉलर, एग्जांपल बता रहे, यूएस डॉलर, दे कैन बी अदर करेंसीज आल्सो, जिसमें इंडिया में लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी को एट ₹84। मल्टी प्राइस हो सकता है। जब मैं डिमांड करूंगा, आई विल वांट कि मुझे डॉलर 83 में ही मिल जाए, 82 में मिल जाए, 84 में मिल जाए। और जो सेलर है वो चाहेगा जितना ज्यादा दाम मिले उतना अच्छा मेरे लिए, 85 86 मिले मेरे को। बट 84 इज द स्वीट स्पॉट, जहां पे मैक्सिमम लोग डॉलर को खरीदने को तैयार है, और मैक्सिमम लोग उसी वक्त में डॉलर को बेचने को तैयार है। इट इज लाइक अ स्वीट स्पॉट, इट इज लाइक अ नो बार्गेनिंग स्पॉट। आप सामान लेने गए, ठीक है, और आपको एक प्राइस बोला, आपने एक प्राइस बोला, उसने ओके बोला। अब उसके बाद कुछ हो सकता है? नहीं, आपको पेमेंट करना है, सामान लेके जाना है। दैट मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अ स्टेट वेयर देर इज नो चेंज फर्दर, उसको बोलते हैं द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि जिस पॉइंट में डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, पहला सवाल आपको एग्जाम में आया चार्ट बेस कि हाउ इज एन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड, तो वहां पे क्या बोलोगे आप? डिमांड एंड सप्लाई कर्व के पॉइंट से चार्ट बना सकते हो आप एक्सप्लेन करने के लिए कि एक तरफ आता है प्राइस एफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक तरफ आता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ द फॉरेन करेंसी। जिस पॉइंट पे दो कर्व मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसका करस्पॉन्डिंग प्राइस, यानी कि ये वाला, ये दिख रहा है क्या, ये वाला, ये क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो हमने अभी बात किया ना 84, वो ये 84 है। और इतना नॉर्मली डिमांड और सप्लाई करने की स्वीट स्पॉट है। बात समझ में आया आपको? तो पहला सवाल जहां पे आपको चार्ट का इस्तेमाल करना दादा इज व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, which is also known as the market rate or also the equilibrium rate। तीनों बात ऑलमोस्ट सेम है, मार्केट रेट, एक्सचेंज रेट और द इक्विलिब्रियम रेट। उसके लिए अगर सवाल आपके एग्जाम में आया है, तो पहला चीज आपको क्या बताना है कि किस जगह में डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर। वो हो गया पॉइंट, याद करो मैंने आपको एडी में अभी अभी पढ़ाया था, एडी इज इक्वल टू एएस, वो एक पॉइंट बता रहा है उस लेवल पे आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, इनकम कितना है, इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहीं पे जिस पॉइंट में डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड द करस्पॉन्डिंग प्राइस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। बात समझ में आया? और क्वांटिटी वाला पॉइंट में क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई। समझ में आया? सवाल समझ में आया? कैसा पूछेगा आपसे, कब चार्ट बनाने का है मेरे को? मेनली तो डिमांड, जो सवाल पूछा है उसके ऊपर, अगर एक्सचेंज रेट पूछा है तो एक्सचेंज रेट के बारे में बताने का। तो इसमें आप डाल देना ना ओपीसी, बता देना ओपी इज द एक्सचेंज रेट, ठीक है। समझ में आया क्या? डाउट्स बताओ। दिस इज वेयर द मैक्सिमम पीपल हैड द कंफ्यूजन विथ, हेंस आई एम ट्राइंग टू कवर अप दिस पार्ट। बताओ एनीबडी, ऑनलाइन वाला लोग भी, अगर कोई भी इशू है तो प्लीज पूछेगा, पूछ लोगे अभी क्लियर हो जाएगा, बाद में बहुत दिक्कत होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऑल, सॉरी सर, ओपी इज व्हाट? हाँ, ओपी इज द एक्सचेंज रेट, यस। जो भी वैल्यू होगा, मान लो यहाँ पे 0 10 20 30 40 50 हो गया, यहाँ 84 हो गया, मतलब बेसिकली बोलो मम्मी।
ठीक है, रानी जी क्लियर है? ऐसे कौन पढ़ता है भाई? अभी हाँ, तो ये वाला पोर्शन देखो, जो राइट की तरफ है, ठीक है, माफी, जो राइट की तरफ है, जो भी कर्व राइट की तरफ है, वो शेडेड वाला पोर्शन एक्सेस है। ऊपर वाले पोर्शन देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन, ऐसे भी लॉजिकली भी इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि सप्लाई कर्व राइट हैंड की तरफ है। बट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें राइट में कौन सा है? सप्लाई है ना, तो ये वाला पोर्शन हो गया एक्सेस सप्लाई। नीचे वाला पोर्शन में राइट में कौन सा है? तो ये हो गया एक्सेस डिमांड का पोर्शन। लॉजिकली ऑल्सो इफ यू सी इट यू विल गेट द सेम आंसर, बट यहाँ पे आप लोग को मैंने हैक दे दिया, ठीक, जिसके थ्रू जो भी राइट में होगा वो एक्सेस की तरफ जाएगा। ठीक है, चलेगा? अब बताइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का सारे कॉन्सेप्ट्स? आई मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क्स यू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट और मेंशन द एक्सचेंज रेट, हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट, अरे मत कर यार, डर लगता है हमको ये सब चीज करने से। ठीक है, दिस इज हाउ यू गेट द एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। इन अ फिक्स मार्केट द गवर्नमेंट विल फिक्स इट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी और फिक्स वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मार्केट वैल्यू की बात करूं मैं, तो इस तरीके से रेट फिक्स होता है। नाउ डोंट यू थिंक, अब जो सेकेंड फेज था ना फ्लेक्सिबल का, इसको होने से क्या होगा, अब डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट फेज में तो ये डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट आएगा कैसे बाजार में। ठीक है, सेकेंड फेज इज कोई, अगर इंडिया में कोई एक्टिविटी होता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करेगा, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सवाल पूछेगा आपसे। एग्जाम्पल, अगर हमें लोन्स मिलता है यूएस से, अगर हमें लोन्स मिलेगा यूएस से, मतलब बाजार में इंडिया में डॉलर का सप्लाई, कभी भी कोई भी जो कर्व है वो अगर बढ़ेगा, इट विल अगेन शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और अगर कम होगा तो किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो मान लो अगर सप्लाई बढ़ गया, ये रहा सप्लाई कर्व मूविंग, ठीक है, तो आपको लगता नहीं आपको एक नया एक्सचेंज रेट मिल गया, ये वाला, ठीक है, और आपको पहले से ही आंसर पता है कि अगर कोई चीज का सप्लाई बढ़ जाता है, तो आपको आंसर पहले से ही पता है कि एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आएगा। डबल टाइम आपका चेक हो जाएगा कि आपका आंसर कभी गलत नहीं हो। मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज में गलती करते हो तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अ ब्लंडर फ्रॉम योर एंड। ठीक है, आपको आंसर पहले से ही पता था कि अगर कोई भी एक्टिविटी है उसका आंसर आप वर्बली निकाल लोगे और फिर चार्ट से आप जस्टिफाई कर दोगे और फिर उसी चार्ट को एक्सप्लेन कर दो फटाफट, नॉट टू मच, नॉट टू लेस, मीडियम में। बात समझ में? ये ऐसे रेट है, ये ऐसे रेट है, यहां से यहां कम हो गया ड्यू टू द एक्टिविटी डन। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया आपका क्या, एक्सचेंज रेट। और नेचुरल सा बात है, अगर देश में सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ गया तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ग्रांट्स मिला तो सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। देश में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आया तो सप्लाई जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि देश में इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है। एफ आई आई हैज इंक्रीज, सप्लाई बढ़, एफ आई आई हैज डिक्रीज, सप्लाई कम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। लोग बाग बहुत इंडिया से बाहर घूमने जा रहा है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी हैज इंक्रीज, डिमांड बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है। यू जस्ट हैव टू शिफ्ट, क्रिएट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिटरमाइन द आंसर, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने की देरी है। जो अभी हम लोग पीवाई क्यूज करेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग। डन? कोई भी डाउट्स, कोई भी इश्यूज यहां तक? ठीक है, इफ आई लुक इनटू दिस, तो ये रहा आपका सप्लाई कर्व, दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड होने से प्राइस क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड होने से प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, चलेगा ना? ओके, डाउट्स यहाँ पे किसी का भी, कोई भी इशू? हाँ चैट, हाँ, ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल कर्व है ये वाला। डिक्रीज होगा तो सप्लाई लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। ये रहा खत्म। इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, प्राइसेस क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक था ये वाला, मेरे को नहीं पता, एक्स तो किया हुआ है इसमें, बट बोला हुआ है क्या, कटा तो नहीं है। हाँ, मैं तो करा देता हूँ, जो मिलता है पढ़ा देता हूँ मैं। आ रहा है ना? ठीक है, बात हो गया इसका, बात हो गया तो फिर डायरेक्ट बात ही कर लिया भाई। आइए, फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है दादा? सब्जी मंडी है,
ठीक है, बस खाली किस चीज का सप्लीमेंट है, फॉरेन करेंसी का, जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शंस क्या क्या है? नंबर वन इज ट्रांसफर फंक्शन। अगर मान लो कोई एक जन को एक करेंसी दूसरे पार्ट ऑफ द करेंसी को दूसरे कंट्री में भेजना है, एक करेंसी को दूसरे कंट्री में भेजना है, तो वो फंक्शन कहाँ पे कैरी आउट किया जाता है? थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पहले इट यूज टू बी डन फिजिकली, अभी क्योंकि ऑनलाइन होने लग गया तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, नंबर वन हो गया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, करेंसी ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर। ठीक है, नंबर टू क्रेडिट फंक्शन। मान लो मेरे को बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, हंगरी में शुरू करना है मेरे को, मेरा मुंह देख के लोन देगा वो लोग? मेरा कितना ही नाम हो, बट मेरे को ऐसे नाम पे तो लोन देने वाला नहीं है। दे हैव टू गेट अ गारंटी फ्रॉम इंडिया, राइट? इंडिया में गारंटी देने का काम कौन करेगा? इंडियन बैंक्स। ठीक है, तो क्रेडिट मिलने का जो तरीका है, ये सब कुछ प्रोसेस जो है कहाँ पे होता है? इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे इंडियन बैंक जो है वो गारंटी देगा टू अ फॉरेन बैंक कि भाई सुनो, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पे उसने कोई भी पैसे को उड़ाया नहीं है, मेरे सारे पैसों को दिया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये पैसे वापस उड़ाएगा नहीं, आप इसको लोन दे दो। बात समझ में आया आपको? ये पूरा प्रोसेस किसके थ्रू होता है? थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड नंबर थ्री हेजिंग। हेजिंग पता क्या होता है? हेजिंग इज व्हाट? हेजिंग इज बेसिकली अपना लॉस को कम करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट इज फॉलिंग, मार्केट गिर रहा है, गोल्ड बढ़ता है, नॉर्मल रिलेशन। मार्केट जब गिरेगा तो गोल्ड के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, तो when you know that you are investing x amount in the market, you know that the market can also fall, at that time you also invest some amount in gold। तो इससे क्या कर रहा है? रिटर्न तो कम होगा एवरेज में देखा जाए तो, पर इससे क्या होगा मुझे बताइए आप लोग? इससे हमारा रिस्क एपिटाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेजिंग। ये सेम चीज फॉरेन एक्सचेंज में भी होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास इंडियन करेंसी है, हम साथ साथ में फॉरेन करेंसी को भी खरीद के रखे हैं ताकि हेजिंग हो सके। ये सब कहाँ होता है? इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? ठीक है, अब ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, बट आ गया तो बहुत ही अच्छा बात है, मैं तारीफ कर देना। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ मार्केट। मेरे को अभी घूमने जाने का है, तो मैं अभी की अभी एक्सचेंज वाले के पास जाऊंगा, फॉरेन करेंसी ले लूंगा, इसको बोलता है स्पॉट मार्केट। ठीक है, चट मंगनी बट बिया, अभी का अभी देखा फाइनलाइजेशन। ठीक है, अभी गया अभी खरीद के लाया। ठीक है, समझ में आया आपको? नंबर टू इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट जनरली जो है बिजनेस पर्सन करता है, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते रहता है। दे नो कि करेंसी का वैल्यू ऊपर नीचे होता रहेगा, और मुझे एक महीने बाद में सामान मंगवाना है, या एक महीने बाद में मुझे सामान क्या करना है चाहिए। उस वक्त वो लोग क्या करता है? रेट फिक्स कर लेता है कि भैया मार्केट में जो रेट हो, कम हो ज्यादा हो, हमने तो एक एक्सचेंज रेट फिक्स कर लिया है। ठीक है, एक महीना बाद जो हम लोग ऑर्डर मंगवाने वाला, उसका रेट आज ही फिक्स कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। इससे फायदा क्या होता है? जो बिजनेस पर्सन है उसका रिस्क कम हो जाएगा, एंड जो बंदा बीच में ये स्पेक्यूलेशन कर रहा है, क्योंकि किसी से तो मुझे खरीदना पड़ेगा ना, उसको प्रॉफिट वगैरह हो सकता। ठीक है, हाउ पॉजिटिव, दे कैन मेक प्रॉफिट्स, दे कैन आल्सो मेक लॉसेस आल्सो। ठीक है, बट इट इज अ स्वीट स्पॉट, वी आर वेरी पॉजिटिव, दे विल ओनली मेक प्रॉफिट्स। ठीक है, बात समझ में आया आपको? चलेगा थ्रू द स्पेक्यूलेशन। विद दैट योर एंटायर चैप्टर ऑफ क्या है, ये कौन सा चैप्टर है? फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर लिया है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली पेपर में जाते हैं और फॉरेन एक्सचेंज का सवाल सबसे पहले करते हैं, फिर जाएंगे कौन सा दीदी? एमएनसीज। एमएनसी क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, नाइस। तो लॉट ऑफ एमएनसीज, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनके बहुत सारे ऐसे होता है, गूगल गूगल सुना है आपने? उन्होंने अपना अगर इन्वेस्टमेंट चाइना से इंडिया में कर दिया, ठीक है, तो वो उससे क्या होगा मुझे बता दो? फॉरेन करेंसी जो है देश में आएगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट्स सब तो आता है तुमको। तुमको बस अपना कला, मतलब समझ लो, तुम अपना खाली कला निकालो। ठीक है, और कोई डाउट्स इन सर? एक बार क्वेश्चन देख लो, अगर कोई डाउट हो तो बताओ, एंड देन वी कैन मूव अहेड। ठीक है, आई विल हाईली सजेस्ट यू कि जो इसका आंसर्स है ना, उसको एक बार, ये आंसर सबका ही आता है आपको, सिर्फ एक बार संदीप करके क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा भी तीन चार पांच एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है हॉट्स में, जो कि है ना, क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन है। हाँ बता, तुम्हारे मन में आने वाला था इसलिए पहले बता दिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन है तो उसको अभी गो थ्रू करके मुझे क्लियर कर लीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज पूरा खत्म करके जाना है आपको। कौन सा? हाँ, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसीज इंक्रीज, तो पहले चार्ट बना दिया आपने कि दिस इज द एक्सचेंज रेट, डिमांड की वजह से
It will cause a rightward shift in the demand curve, raising the prices of the foreign currency. राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। हर्षिका जी डाउट है कुछ? हाँ, फोरी में फोर में ठीक है, इसका आंसर हमको भूमि बताएगा। एक ही डाउट है बस, है ना लोगों को? और कोई डाउट है? पूरा बुक बाकी सारा क्लियर? आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय दूंगा इस क्वेश्चन के बाद में। आप लोग एक बार क्या नाम है, संदीप गर्ग, उसके हॉट्स देख लीजिए। इस क्वेश्चन का पहले आंसर डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद एंड देन विल सॉल्व द PYQs। बताइए मैडम आंसर। अच्छा, क्या होगा दीदी? मैडम आपका आंसर तो तुमको आता है, बताओ। नेट सेलर का मतलब क्या है? नेट में उन्होंने बेचा है, तो यानी कि बेचा किसको होगा वो लोग ने? अपना शेयर्स जो उन्होंने खरीदा होगा। जो FII है, उन्होंने जो शेयर्स परचेज किया था उसको नेट में उन्होंने बेच दिया। शेयर्स अगर बेचा होगा, शेयर्स अगर बेच दिया बाजार में, तो बदले में बाजार से क्या ले लेगा वो लोग? जो लोग पैसा लाया था बाजार में वो लेके चला जाएगा। मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा? बाजार से पैसा निकाल ले भर जाएगा। तुमने पॉकेट से तुम्हारा 500 रुपया था, 200 रुपया हम निकाल लिया, तुम्हारा पैसा भर जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। अरे समझा नहीं तुम बात को? देखो प्रेशर में हाँ मत बोलो, ऐसे हम थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है, आई नो, बट स्टिल हमको, हम चाहता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सच में चाहता है। बताओ। नेट चलेगा मतलब समझ में आया? देखो FII जो होता है ना, FII जानते हैं कौन होता है? एप्रिसिएशन कहाँ से आ गया था? नेट मतलब कि पूरे साल में तुमने बहुत कुछ कांड किया, नेट में तुम अच्छा कर दिया। समझ में आया? सब कुछ मिला मुलू के इतना। ठीक है, वो नेट वाला नहीं, वो डेप्रिसिएशन वाला नेट नहीं, वो अलग हो गया। उसका नेट का मतलब क्या था कि जो आपका वैल्यू है एसेट का, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा के कुछ एक वैल्यू को माइनस करके नेट में इतना वैल्यू बचा। नेट का मतलब होता है सब कुछ समरी में कितना बचा नेट में आपका। ठीक है। अब FII का काम क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करता है, इंडिया का स्टॉक मार्केट में फॉरेन सिक्योरिटीज को, मैंने शेयर्स बोला था गलत हो गया, सिक्योरिटीज, क्योंकि वो लोग बॉन्ड्स डिबेंचर सब कुछ परचेज कर सकता है, तो दे बाय द सिक्योरिटीज और दे कैन सेल द सिक्योरिटीज ऑल्सो। ठीक है, पूरे साल उन्होंने बाय किया होगा, सेल किया होगा, बाय किया होगा, सेल किया होगा। नेट में जब पूरा साल का कैलकुलेशन किया, तो FII ने अपने सिक्योरिटीज को बेचा है इंडियन का मार्केट से। मतलब कि इंडिया में जो सिक्योरिटीज उन्होंने परचेज करके रखा था ना, उसको नेट में क्या कर दिया उन्होंने? बेच दिया। तो इन्वेस्ट जब वो लोग खरीदा होगा, तो फॉरेन करेंसी दे के खरीदा होगा। अब जब बेच दिया तो फॉरेन करेंसी बाजार से ले जाएगा, मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? एक्सचेंज रेट क्या होगा? बढ़ जाए। श्योर है? चार्ट से बनाएगा, आंसर लिख के दिखा देगा मेरे को। चलो अभी हॉट्स है, देख लो फटाफट, क्वेश्चन रीड करो, आंसर बताओ क्या है। 5 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर PYQs में आएंगे। BOP में तो इट विल टेक 20 मिनट्स टू कंप्लीट। टेस्ट कितना बजे? गुड क्वेश्चन। शाम के टाइम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कल तक अगर पेपर आएगा प्रिंट कराने में दिन तो हो जाएगा। शाम, अगर आज रात को आ गया पेपर तो मैं एडिट करके कल सुबह प्रिंट के लिए भेज दूंगा, दिन तक आ सकते हो, डे टाइम। और आप कम इन दी सेकेंड हाफ। नहीं बहुत दिक्कत है मेरे को, बहुत दिक्कत है मेरे को। ऑल्टरनेट करना, फिर मिक्स भी तो है। आईडी मैक्रो देखो, आईडी मैक्रो मैक्रो, आईडी मैक्रो मैक्रो, आईडी मैक्रो एकदम है। मेरे को दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जब टेस्ट पुश करना करो, बट अगर बिना पढ़े टेस्ट दिया तो ऐसा ऐसा हालत करेंगे जो हम कैमरा में नहीं बोल पाएंगे अभी। इस बार अगर आपका सारा टेस्ट में फुल नहीं आया तो देख लेना आप। ठीक है तो जल्दी करेगा प्लीज अगर पॉसिबल है तो। जो ऑनलाइन कर रहा है प्लीज आप लोग अपने हॉट्स को मतलब क्वेश्चन का निकाल लो,
और फिर उसके बाद प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिकॉज व्हेन यू लुक एट दी हॉट क्वेश्चंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यू विल नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिसेंटली में पूछ रहे हैं आपसे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसेंट क्वेश्चंस आर इन दी हॉट क्वेश्चंस। तो आप प्लीज देखिए, हम लोग अभी पीवाईक्यू से डेफिनेटली करेंगे, बट इट इज मच मोर टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चंस rather than डायरेक्ट क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। डाउट्स है तो प्लीज पूछना अभी। पीवाईक्यूज कराएंगे पहले, बीओपी सुपर सिंपल। 2 मिनट में कैसे कराते हैं? ठीक है, देखते हैं, पहले उतना करो, एक बार जो दिए हैं वो करो। संदीप का थोड़ा लैंग्वेज वगैरह देख लेना आप लोग, कैसे लिखता है उसको। अब इसमें क्या आपका पैराग्राफ पैराग्राफ में दिया हुआ है, टू मेक योर आंसर्स मच मोर इजियर एंड क्लियरर यू कैन यूज चार्ट्स। उससे क्या होगा, आपके आंसर का एक लेवल भी बढ़ जाएगा और आपके कंटेंट बहुत जल्दी से भर जाएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़ेगा आपको उसमें, अगर आप देखोगे आंसर्स को तो आपको समझ में आएगा। डाउट है तो पूछने का, अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या होगा रेट में, क्या डिफरेंस आता है, पूछ लेना, क्योंकि इससे आपका मार्क्स जाएगा फालतू का। ठीक है। नो डाउट कि सीबीएसई का इंक्लिनेशन हैज मच मोर बिन टुवर्ड्स बीओपी रिसेंटली। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना वापस कराने के वजह से, ये तो कोई मतलब नहीं होगा फिर इतना मेहनत करके वापस से। देखो मैंने लेजिटली सीए फाउंडेशन के सेशंस कम किए हैं, सो दैट आई कैन गिव यू ऑप्टिमम टाइम फॉर योर प्रिपरेशंस। मेक द मोस्ट ऑफ द सेम, दैट इज व्हाट आई कैन से राइट नाउ। ठीक है, रेगुलरली ग्रुप्स में मैसेज आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग सर, कुछ सेशन नहीं आ रहा, आपका क्या हो रहा है। रेगुलर सेशंस के अलावा नॉट इन एनी सेशन उनके लिए, आई एम नॉट इवन एक्सप्लेनिंग देम कि क्यों हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट हैव विद द मैसेज, अभी भी मैसेज है मेरे पास में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज ट्राई द मैक्सिमम कि आप लोग करो। ये एक्स्ट्रा समय खाली आप लोग के लिए ही आ रहा है, अदरवाइज नो बडी विल कम एट दिस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टॉक टू यू लेटर, हम क्वेश्चंस करो, आप थोड़ा टीटी वायल कर दो या बाहर जाके बात कर लो इफ इम्पोर्टेंट। पापा मम्मी आर अलाउड। बता देना भाई जब हो जाए। एक तो ये तुम लोग को भी कॉल आता है कि इतना स्टॉक मार्केट का कॉल, और लोग बे टाइम अजीब टाइम में कॉल करते हैं, 8 बजे देखो ना अभी कॉल कर रहा है। सब कर दिया है यार, हम तो ट्रू कॉलर का प्रीमियम और खरीद लिया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमको खाली ये सर आप, और आजकल नंबर भी ऐसे ऐसे करता है जो ये लोग भी मतलब वो कहते हैं ना सरपास कर देता है ये लोग को। सर आप ट्रेड हम लोग करता ही नहीं है, क्या होता है। मेरा सब्जी का काम है, तो लिटरली बोलते हैं मैं सब्जी का काम है, कॉल मत कर। सब्जी का ट्रेडिंग पता है हमको। कितने हॉट्स क्वेश्चन है? 20 बहुत है। एटलीस्ट 50% तो कर लो, 50% घर पे कर लेना। मनी और वो बैंकिंग वाले में डाउट है क्या किसी को? हम्म, और तो फिर मनी वाला कल डाउट ले ले क्या, मनी और कोई टॉपिक में अगर डाउट रह गया तो। बेसिकली मनी एंड बैंकिंग एंड एनी डाउट क्लासेस इफ देयर, तो वो कल रख लेंगे ना, तो हो जाएगा उससे। और नेशनल इनकम का और एक प्रैक्टिस क्लास रखना है क्या? नेशनल इनकम का प्रैक्टिस क्लास कराते तो बहुत बार हो गया, तो फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हमको करवा देना चाहिए। ऐसे भी हम लोग नेशनल इनकम का शायद 3 सैंपल पेपर्स किए थे जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी का किया भी नहीं है।
पहले किया था ना शायद डिस्कशन जब हम लोग, नहीं नहीं डायरेक्ट इससे सैम्पल पेपर से नहीं किया, बट हम लोग क्वेश्चंस तो किए ही हैं। तो आईडी का डिस्कस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर वाइज ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लो, तो बीच में तो स्लॉट्स है ना, बीच के स्लॉट्स है ना, जिस दिन टेस्ट है उसी दिन स्लॉट्स है, जिस दिन स्लॉट्स है बोला मैंने। जैसे एग्जाम्पल 30 होता है ना, तो 30 के बाद 31 आता है, फिर फर्स्ट आता है, तो बीच में जो कि गैप है उस दिन करा देंगे। वो एक ही दिन है जिसमें भी 8 का ऑप्शनल टेस्ट दिया हुआ है। ये फुल लेंथ टेस्ट जो है आप एटलीस्ट एक दो दो दे दो। कर लो, हमको दिक्कत नहीं है, हमको टेढ़ा टेढ़ा आंख से और देखते हैं लोग, क्या फर्क पड़ेगा। चलो हो गया। कैन यू सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस? कर लोगे एक बार क्वेश्चंस को देखने वाला, अगर आपने मिस कर दिया तो फिर गया फैस पानी में गए हो। प्लीज क्वेश्चन देख लीजिएगा, और लिखना कैसे है समझिएगा बात को, एक बार के लिए आपको खुद से रिवाइज करना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक है। আহক, আমি क्वेश्चंस करूं, क्वेश्चन, तो खुचू मुचू क्या बात करता है, पहले क्वेश्चंस करेगा मजा आता है। तो 8:15 ही तो है। हम्म, आइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज नॉट अ फॉरेन करेंसी का क्वेश्चन, आई नो, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, सुपरवाइजर ऑफ द कमर्शियल बैंक क्या करना चाहिए उनको, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। कोविड की वजह से मनी सप्लाई देश में कम हो गया था, जो सेंट्रल बैंक है उनको फॉरेन सप्लाई जो है वो, सॉरी जो करेंसी सप्लाई है वो क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये आंसर इज व्हाट, रिलीज, वेरी गुड। यश का भी आंसर आ रहा है, गुड, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है सबके पास जो पैसा रहता है, और सप्लाई मेनली किसके पास रहता है, एक तो पब्लिक के पास रहता है या फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट वाला अकाउंट, आरबीआई वाला अकाउंट, केवल पब्लिक वाला। क्वेश्चन नंबर 4, सर ये तो बीओपी का है, आई नो। आंसर देखो, ऑल्टरनेटिव पूछा है सारा, आपको मैच द फॉलोइंग नहीं पूछा है, आंसर बी है। क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। बी का 2, करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, सरप्लस का मतलब क्या, ज्यादा है, रिसिट्स ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 फाइनली, the flexible exchange rate system gives the government more flexibility to maintain large stock of, आपको बताना क्या है, तू बताना, ठीक है, तुम ठीक पढ़ा था क्या पहले। ये दोनों एक बात के लिए, पहला बात, पहला पॉइंट, ठीक है, वाई फॉल्स, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी होता है क्या फ्लेक्सिबल में, नहीं, तो ये तो फॉल्स है, खत्म कहानी। मैनेज एक्सचेंज सिस्टम में द गवर्नमेंट इंटरवीन करता है या सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, हाँ, हम्म,
अरे गवर्नमेंट को कोई फ्रीडम ही नहीं है ना। गवर्नमेंट जो है उसके पास में उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने का दरकार ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे सेंट्रल बैंक होना चाहिए था। बी पढ़िए, इन द फिक्स एक्सचेंज सिस्टम मार्केट फोर्सेस करता है क्या? नहीं, तो आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन करना इसलिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सर ये तो बीओपी का है। वो मुझे फटक से आंसर बताइए, फटक से। रुक ही जाता है यार तुम्हारे लिए। करंट सर द करंट अकाउंट। क्यों सर? सर इसमें तो रियल एस्टेट लिखा हुआ है ना सर। रेंट क्या होता है? सर अगर सिर्फ रियल एस्टेट खरीदे होते कैपिटल अकाउंट में आता, बट उसका रेंट आना है, वो किधर आएगा? बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर देता ना मजा आता है जीवन में। आइए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। रेपो रेट को कट कर दिया मतलब क्या होता है? डिक्रीज कर दिया। सीआरआर जो है वो भी कम कर दिया है। ठीक है, कट इन द रेपो रेट बाय द आरबीआई इज लाइकली टू डैश। भाई अगर हम लोग का रेपो रेट कम कर दिया तो हमारे लिए इंटरेस्ट रेट्स जो है बाजार में वो क्या कर देंगे? कम हो जाएगा। उसकी वजह से नॉर्मली हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही बात है या नहीं है? हमारा इंटरेस्ट रेट्स पहले से सस्ता हो गया ना। आरबीआई बेसिकली क्या हुआ, हम लोग मान लो रिटेलर से सामान लेते हैं, होलसेलर ने दाम कम कर दिया या मैन्युफैक्चरर ने दाम कम कर दिया, तो उसके वजह से होलसेलर का प्राइस क्या हो जाएगा? कम। रिटेलर का प्राइस क्या हो जाएगा? कम। तो अब सामान को सस्ता मिल जाएगा, अच्छा सामान को सस्ता मिल जाएगा, तो आप ज्यादा सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तो वही लिखा है यहाँ पे। बात समझ में आया आपको? अब डिक्रीज इन सीआरआर की वजह से क्या होगा मुझे बताइए? विल लीड टू अ राइज इन दी एग्रीगेट डिमांड। फिर हमें तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 12। Current account in the balance of payments records only export and import of goods and services. ट्रू तो है यार, एक्सपोर्ट एंड गुड्स। ओ यूनिलैटरल भी आता है क्या? तीनों आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम। एक तरफा प्यार भी आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। borrowings from abroad are recorded in the capital account of the balance। सही तो है, कैपिटल अकाउंट में तो आता ही है। कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। तो ये भी क्या है? फॉल्स। फॉल्स में आपको क्या बताना है साथ में? वैलिड रीजन पे बताना है। बता लोगे? हाँ, हम्म। बस थोड़ा सा लाइन बता देना कि जब भी इनफ्लो होता है इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी अकाउंट्स। बताओ। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। व्हाई? क्यों भाई? हाँ, डिफेंडेड या रेफ्यूटेड? एक जन रेफ्यूट बोल दिया। तुम सच में तुमको आंसर आता था या तुम मेरा वो जो एक स्केप्टिकल वे? यस सर। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इज रेफ्यूटेड। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि खाली करंट अकाउंट डेफिसिट अगर देश में है तो आपका जो है वहां पे क्या होगा? डेफिसिट ही होगा, ट्रेड डेफिसिट ही होगा। ठीक है, बाकी भी तो कारण है। सिर्फ करंट अकाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? मुझे बताइए आप लोग। क्योंकि करंट अकाउंट में तो खाली विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर आता है। व्हाट अबाउट द कैपिटल अकाउंट? बात समझ में आया आपको? यस सर। समझ में आया आपको? अगर मेरे को यहाँ पे आंसर भी मिलता है मैं बताता रुको। मैं रीड करता हूँ। हाँ, ये ना क्वेश्चन नंबर क्या है? ओके, इसलिए मैंने सजेस्टेड भी निकाल कर रखा, मैं भेज भी दूंगा आप लोगों को ये सब। द गिवन स्टेटमेंट इज रेफ्यूटेड ये, हाँ, एज द करंट अकाउंट डेफिसिट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। CAD occurs when the foreign exchange is on account of visible, invisible and current transfers is excess of the receipts. A country may face a situation of CAD even if a country has a trade surplus। मतलब ट्रेड सरप्लस मतलब, अच्छा ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या समझ में आपको? कौन सा? कौन सा? क्या बोलता है उसको? सिर्फ विजिबल गुड्स को क्या बोलता है?
यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि क्या बोला है, अब देखो अब इजी हो गया। बीओटी मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट, जरूरी है क्या? तो इजी हो गया ना भाई, बीओटी तब आएगा जब आपका विजिबल गुड्स का खाली जब होगा, विजिबल गुड्स हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स। बाकी सर्विसेज वगैरह भी तो है, मान लो उसकी वजह से डेफिसिट है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा। बात समझ में आया आपको? ठीक है, चलेगा ना, ये डाउट है? हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुंह देख के। ये मैं वहां डिस्कस कर लूंगा एक बार के लिए, जब अभी बीओपी डिस्कस करेंगे ना तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे एक बार के लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन को थोड़ा मार्क करके रखना, ये अच्छा सवाल था आप लोग का, मेरा बुरा नहीं लगा, गलती हुआ आप लोग का। आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखना, समझ रहा है? जो आ रहा है उसका टेंशन नहीं है, जो नहीं आया ना एक बार में, जिसका आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, वही सब के लिए तो मैं इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को। ये सब क्वेश्चन कल करवाए थे, ठीक है ना? तो ये जीडीपी वाला क्वेश्चन कल करवाए थे, दो फिस्कल मेजर्स पूछा है आपसे। 17 खत्म। ये हो गया 20-21 का पेपर समाप्त। 21-22 का तो एमसीक्यूज है, चलो कर ही लेते हैं एमसीक्यू, किसी किसी का तो खराब ही होगा। 21-22 का पेपर में एक ही इश्यू की गलती था, इसमें एमसीक्यूज में आंसर ही गलत है। आप इसको ठीक कर दे तो पता नहीं लोग, उस समय तो गलत था। चलो आओ भैया, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज्यादा फास्ट बोला वैसे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो इजी है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रो। ठीक है, ओके। बी वर्ड देखिएगा, जब भी आपका एमसीक्यू होगा गलत हो सकता है एक, डू नॉट कौन होगा? ठीक है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना। अरे सेंट्रल बैंक एक्चुअली में बैंक का नाम है, कमर्शियल बैंक का, ठीक है? उसको सेंट्रल बैंक बोलता है। सीबीआई जो है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इज एक्चुअली अ बैंक। जैसे यूको बैंक है, यूनियन बैंक है, वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। हाँ, ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसको कंफ्यूज मत होएगा कि ये आरबीआई इज ऑल्सो द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बट मान लो तुम्हारा नाम, कैसे समझाया अभी, हाँ, मतलब कैसे बोले, जैसे एक इंसान प्रेसिडेंट भी है और एक होटल भी है, होटल प्रेसिडेंट, उसमें क्या खाली प्रेसिडेंट जाता है क्या? नहीं, वैसे ही है ये वाला। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज एक्चुअली कमर्शियल बैंक, बहुत ही बेहुदा एग्जांपल था क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू था, बट स्टिल ओके, समझ में आया आपको? आंसर इज आरबीआई। नेक्स्ट, नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है, तो क्या होगा सर? इनविजिबल आइटम कौन सा नहीं है, तो कौन सा है? मर्केंटाइज लिंक ट्रांजेक्शन, मर्केंटाइज मतलब सामान, ठीक है। इंग्लिश, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, मिस साक्षी के बारे में बात हुआ है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दैट शुड बी केप्ट विद द कमर्शियल बैंक एज पर द रेलवे, इसमें आंसर क्या होगा? सीआरआर होगा, रेपो रेट होगा, बैंक रेट होगा, या स्टैट्यूटरी सीआरआर? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास सी याद है ना आपको, सी विद कमर्शियल बैंक, एस यानी कि सेल्फ, याद आ रहा है मैडम? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, हमें जो ऑप्शन नहीं दिखाएगा भाई, तुम ज्यादा फास्ट है तुम लोग, उम्र है ना उसका, चल देख लेता हूँ। डेलिबरेट एफर्ट्स डाला हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सेंट्रल बैंक की तरफ, ताकि वो स्पेसिफिक रेंज में रहे, इसको बोलता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, करेक्ट? अच्छा, एक बच्चा कंफ्यूज होता है, मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है? क्योंकि बेस हमेशा क्या होता है? फ्लोटिंग, फिक्स का तो कोई बात ही यहाँ पे नहीं आता है। चलो अच्छा, सवाल तो अच्छा बनाया है ना बेवकूफ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन था यार। क्या क्या होगा आंसर? 1 और 3, हम बिना आंसर देखे चेक करें, हाँ। 10, द बी, बी बी, डी या बी? नॉट अ फंक्शन, नॉट बोला, नॉट, नॉट अ फंक्शन यानी कि क्या?
सर वो कॉइन्स और 1 रुपये नोट नहीं बनाता है, याद आ रहा है कुछ? ठीक है ना? भूमि जी समझ में आ रहा है? आपको आईडी का वाला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? 2 पेपर खत्म हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? बोलना। अरे बोलने रो क्यों रहा है? ये कौन सा पेपर है? 22 23? 22 23? बोलो। चलो बताओ। ओइंग टू रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइज इन द क्रूड प्राइसेस। ऐसे क्यों बोला पता नहीं। ड्यू टू करंट सप्लाई साइड इश्यूज, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशन के बारे में पूछा है आपसे। चलो भाई हम तो आंसर ही नहीं सुना था। सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या होगा? देखो अगर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो ऑयल का प्राइसेस बढ़ गया। ऑयल तो सबको चाहिए ना, तो ऑयल सबको चाहिए तो वो ज्यादा प्राइसेस देगा। और ऑयल हमको इंडियन करेंसी में मिलेगा या फॉरेन करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। और जनरली आपको पता होगा ट्रेड इन जो हम लोग करते हैं वो जनरली यूएस डॉलर्स में करते हैं, तो हमारा यूएस डॉलर्स क्या होगा? फ्लो क्या होगा उसका? बाहर निकल जाएगा। इनफ्लो नहीं होगा, इनफैक्ट आउटफ्लो होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आप चारों के चारों एमसीक्यू के टॉपिक को पढ़िएगा। जो नहीं है काम का उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, और बाकी जो आंसर है उसको टिक करके आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करता है? कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ए बी सी डी बोलो। एक्सपोर्ट्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट ऑफ इच साइड। सही है ये। एफडीआई यानी कि देश में कितना पैसा आया विल बी रिकॉर्डेड। पैसा आया तो क्रेडिट साइड, ऑफ इच अकाउंट कैपिटल अकाउंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। मनी का चांस ही नहीं दे रहे, सारा क्वेश्चंस करा रहे हैं मनी का भी, देख रहा था आप लोग। मेरा टेक्निक समझ रहा था आप लोग। ऑनलाइन वाले लोग आज शांत है, थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है। मनी सप्लाई इन इंडिया इंक्रीज इफ आरबीआई अगर और पैसा डालेगा इन सर्कुलेशन, तो आरबीआई तो उसके बाद मनी सप्लाई बढ़ेगा। कमर्शियल बैंक अगर अपना क्रेडिट ऑपरेशंस बढ़ाएगा तो भी मनी सप्लाई। सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक को पैसा अगर मिल रहा है ना तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। टैक्स रेट्स कम हो गए, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा सर्कुलेट करने के लिए, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट, उसकी वजह से मनी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो 1 2 एंड यानी कि ए होगा क्या? ओ आई हैव अ गुड क्वेश्चन। नाइस। दोनों दोनों करना है आपको, हाँ। अरे रुको यार, हम सर्कल भी नहीं किए हैं। आप बोलो। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑन बीओपी तो है ही नहीं। पढ़ो पढ़ो। पहले आपका मैडम कितना था विजिबल ट्रेड एक्सपोर्ट्स? 280। अभी कितना है? 580। पहले कितना था? 240। अभी कितना है? 460। तो यानी कि हमारा नेट में कितना आ रहा है बताओ? इसमें 40 है, इसमें कितना है? तो यानी कि हमारा सरप्लस क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया है? बढ़ गया। सर क्या वाई बैलेंस ऑफ ट्रेड सर? बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट ओनली विजिबल, दैट इज वाई इंप्रूवमेंट इन पीओटी। लेट अस रीड दी अदर एग्जांपल्स आल्सो, अदर ऑप्शंस आल्सो। डेफिसिट हुआ है क्या? इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस इन इनविजिबल आइटम्स होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे विजिबल आइटम्स की बात करें। डेटोरेशन इन बैलेंस ऑफ ट्रेड ये भी नहीं हुआ। इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, ये सब आता है। ये बताइए आंसर। तुमने पेपर पहले से करके रखा है क्या? तुमने दिल पे ले लिया भाई मेरे टेस्ट को। तुम लोग भी लो।
रानी जी उसको देखने से कुछ नहीं होगा, यू विल जस्ट बी अट्रैक्टेड। आंसर। अरे तुम अपने आप बताओ ना, क्या ही है इसमें, सवाल क्या निकालना है आपको। अच्छा, 8 का पोजीशन आपको पूछा है कि क्या है। अब मुझे बताइए, विजिबल एक्सपोर्ट्स जो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड में आता है या डेबिट साइड में। विजिबल इंपोर्ट्स, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस। क्योंकि नेट में पॉजिटिव दिया हुआ है तो इट विल बी व्हाट, पैसा आया है हमारे पास में क्रेडिट। एड अप ऑल द क्रेडिट्स कितना होगा, 100 प्लस 70 प्लस 15, यानी कि कितना हो गया 185 इज आर क्रेडिट्स। एंड डेबिट्स कितना है आपका 50 एंड 30, यानी कि 180। दैट मीन्स योर आना वाला यानी क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, यानी कि वी आर एट अ स्टेट ऑफ सरप्लस ऑफ हाउ मच। वेरी गुड। आज समझ में आया आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था यार ये तो, कैसे की है। आंसर बताइएगा सबसे पहला, हाउ इज द एक्सचेंज राइट डिटरमाइंड इन द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैंने सब, अच्छे से आंसर बताओ। 3 मार्क का सवाल में ये लिखिएगा, डिमांड सप्लाई। पर्यायवाची शब्द के लिए नहीं इस्तेमाल करने बोले हैं, इतना फनी था क्या। आप बनाओगे, बट बेसिकली द आंसर इज कि भैया इक्विलिब्रियम रेट है वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेन करेंसी जो डिमांड किया है एंड सप्लाई किया है। ठीक है, जिस रेट में फॉरेन करेंसी रेट और वो इक्वल होता है या फिर इंटरसेक्ट करता है उसको बोलता है इक्विलिब्रियम रेट को। एंड द करस्पॉन्डिंग रेट विल बी कंसिडर्ड एज द मार्केट रेट और द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द क्वांटिटी वाला पॉइंट को आप चार्ट बना के आंसर एंड कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। बट चार्ट अगर बनाओगे, आई रिपीट अगेन, चार्ट अगर बनाओगे तो चार्ट को 2 लाइन में एक्सप्लेन जरूर करना। चार्ट को वैसे मत छोड़ना, जो एरोज वगैरह है उसको भर के आना। ठीक है, इसे फालतू के मार्क्स की वजह से अगर आधा आधा मार्क कट गया आपका तो आपको दिल और दिमाग दोनों में तकलीफ होगा। ठीक है, चलेगा। रानी जी क्लियर है, भूख लग रहा है, फिर नाखून क्यों खा रहा है। हाँ, खिलाएगा ना तुमको, आगे लगेगा इसको खिलाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग, ये हम लोग आज करेंगे टुडे। इतना लंबा सांस क्यों ले रहा है भाई, रामदेव बाबा बनेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 14, तो टेंशन में क्यों आ गई भाई, कोई टेंशन तो नहीं है ना। जिसने ये अटेम्प्ट किया था उसके लिए खराब हो गया था ना, ये सैंपल पेपर देख के उसका हालत खराब हो गया होगा। वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर्स which was created at that time, सोचो ना 21-22 was very simple ना। इमेजिन अ ड्रिफ्ट, जस्ट कोविड का नेक्स्ट नेक्स्ट बैच कितना हालत खराब होता सोचो। मेरा प्रोबेबली द बेस्ट बैच पॉसिबल, कोई ये वाला पेपर आया था एंड आई हैव सीन पीपल क्राइंग, और दिस इज अ सैंपल पेपर। हाँ जी, आप लोग नहीं रहोगे, टेंशन मत करो। ठीक है, मनी सप्लाई गिरेगा बोला जा रहा है। इसमें प्रिंस ही आंसर बताएंगे, 3 मार्क का, 4 मार्क का, बताइए प्रिंस जी आंसर। आज एकदम आंसर आ नहीं रहा प्रिंस जी, मेरे को आ रहा है गुस्सा। आंसर बताओ। तो हमेशा कैसे थका हुआ रहता है, वो बताओ तो। सोया नहीं क्या, किसकी याद हो गया था, अकाउंट्स की, मैथ्स की, वेरी गुड, अच्छा है। बताइए प्रिंस जी आंसर, क्यों नहीं आता है, आता तो है ही इसका आंसर। ठीक है, एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश्ड, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किया है, अपना सिक्योरिटीज को बेचा है वर्थ रुपीज 8710 करोड़, and the secondary market, in the secondary market, Mafia, over the last 4 years to drain out the excess liquidity. Identify the likely cause and consequence behind this transaction plan of the Reserve Bank. भैया देखो सीधी सी बात है, आरबीआई ने करेंसी दिलवा दिया बाजार में, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या गिरेगा। क्यों, वेरी गुड, यानी कि अपना सिक्योरिटीज बेच दिया, अपना सिक्योरिटी को क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब जो आरबीआई के पास में अपने सिक्योरिटीज थे ना,
ये कौन सा होगा समझ में आ रहा है क्या आपको? कौन सा? वो सेल ऑफ सिक्योरिटीज वाला है ना। तो आरबीआई क्या किया, अपने सिक्योरिटीज को क्या कर दिया है, बेच दिया। सिक्योरिटीज बेचा, ठीक है, तो लोगों को सिक्योरिटीज मिल गया, और बदले में वो लोग क्या ले जाएगा, रुपीज लेके चला जाएगा। उसके वजह से सर्कुलेशन क्या होगा मनी का, सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? क्रेडिट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। मनी सप्लाई अगर कम होगा बाजार में, तो कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा मुझे बताइए आपका, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा या डिफ्लेशनरी प्रेशर? डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है आपका। ठीक है, चलेगा, पक्की बात है यहाँ पे। कौन सा? बाजार में ज्यादा पैसा अगर आएगा, तो लोगों के पास में जितना पर हैंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए वो ज्यादा हो जाता है। मेरे पास 20 रुपया था पहले, 10 रुपये और आ गया मेरे पास में। तो पहले मैं कोई सामान का मैक्सिमम 20 रुपया दे पा रहा था, अभी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन 10 रुपीज आई एम एबल टू पे हाउ मच, 50। तो सडनली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम ना, मतलब प्राइस सामान तो वही है, बट प्राइस जनरली 20 से मैं 30 देने के लिए रेडी हो गया, उसकी वजह से आपका प्राइसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बाजार में पैसे कम हो जाएगा, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए कम बचेगा, नेचुरली जो बेचने वाला होगा उसको भी उपाय नहीं होगा, उसको भी सामान अपना दाम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसकी वजह से प्राइसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका ना आंसर जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार के लिए, हमने पॉइंट्स पॉइंट वाइज कवर कर लिया, बढ़िया, क्योंकि 4 मार्क का आंसर है, तो इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं आपको। ठीक है, इस बार आंसर चेक कर लेना भाई, हम बोल रहे हैं सजेस्टेड आंसर जो है इसका वो चेक कर लेना 14 का, यहाँ पे अभी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आंसर आता है पर लिखना क्या है वो देखने वाला चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दे। हाँ, अच्छा, ये एक टाइप का अच्छा क्वेश्चन था जो कि ना सैम्पल पेपर में आया था, फिर वो पूछा नहीं एग्जाम में, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू कम इन, बिकॉज जैसे सडनली क्या हुआ, केस आपको बना के दिया और फंक्शन पूछने लग गया। आपको अगर याद होगा, तो आरबीआई के जो फंक्शंस थे, कुछ फंक्शंस तो बड़े स्पेसिफिक फंक्शंस है, जैसे रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सब तो बड़े स्पेसिफिक फंक्शंस है। उसके ऊपर केस स्टडी उतना नहीं बन सकता, बन सकता है कि मान लो जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उसका मार्जिन इंक्रीज कर दे तो कौन सा है, बट इट इज अ वेरी एस्केपेबल क्वेश्चन। जो थियोरी बन सकता है वो जनरली वो शुरू का जो थ्री है ना उसमें बन सकता है, सुपरवाइजरी फंक्शन जो होता है, बैंकर्स बैंक हो गया, इसके ऊपर आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, और क्योंकि बैंकर्स बैंक इंपॉर्टेंट था, तो वी वर फीलिंग दैट इट विल बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल क्या पूछा देखो यहाँ पे, रिसेंटली आरबीआई कंडक्टेड अ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन for the supervisory evaluation against the commercial bank. The commercial bank was imposed with stringent penalties owing to the deficiency in the regulatory compliances. As per the central bank, the inspection revealed non-compliances vice wise different directions issued by the RBI on the following terms: ATM frauds हो गया आपका, ensuring integrity and quality of data, loans to the small borrowers। आपको बताना है कि इसका कौन सा फंक्शन था, ये कौन सा फंक्शन था आपका। तीन टाइप का फंक्शन था, एक तो होता है मनी क्रिएशन वाला जो पोर्शन है वो वाला, नंबर टू क्या है आपका, बैंकर्स बैंक, नंबर थ्री हो गया गवर्नमेंट्स बैंक, मतलब बैंकर का गवर्नमेंट। उसमें तीन फंक्शन होता है, एक होता है लोन्स वगैरह देना, नॉर्मल जो बैंकिंग फंक्शन कैरी आउट करना है वो है, नंबर टू क्या था, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, नंबर थ्री, वो तो पहला पॉइंट हो गया, एक्टिंग एज एन एजेंट, तो पहला वाला फंक्शन जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बार थोड़ा देख लेना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए स्टार मार्क कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलो ये तो जब लोग डिस्कस करेंगे तब तो करेंगे ही, बट फिर भी जीडीपी वाला हो गया, कंपैरिजन वाला पोर्शन खत्म हो गया। कौन सा? ये तो ऑब्जर्वेशन है उसका। अच्छा, नीचे में एक और क्वेश्चन है, सॉरी, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड। मनी मल्टीप्लाई का सवाल पूछा है, क्रेडिट कितना क्रिएट होगा और रिजर्व रेशियो यानी कि एल आर आर और क्रेडिट क्रिएशन का इनवर्स रिलेशनशिप है, विच इज ट्रू। वो टेबल बनाना पड़ेगा आपको, टेबल बना के जो क्रेडिट क्रिएशन का है। हाँ, तो उसका वैल्यू तो गिर रहा है ना, वो तो मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला देख के तो बता देगा ना लास्ट में कि टोटल वैल्यू कैसे हो गया वो। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, हाँ वही दिया हुआ है देखो। अच्छा, ऐसे दिया हुआ है इसमें, कैसे दिया हुआ है कि पहले इनवर्स रिलेशनशिप बता दिया आपका, उसके बाद एक टेबल बना के दिखा दे कि अगर रिजर्व रेशियो 10% से 20% हो गया तो क्या होगा आपका, वो दिया है इसमें। ठीक है, चलेगा ना। एग्जाम्पल दे दिया, मान लो 10% है तो कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा, 20% होगा तो कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा, टू शो कि इट इज इनवर्सली रिलेटेड, जितना बढ़ेगा उतना क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। ठीक है,
चलो ये भी अच्छा ही सवाल है वैसे तो। क्रेडिट क्रिएशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाँ, ये हो गया कब का? 22-23 का ना? 23-24, 24-25 खत्म। ये हो गया आपका। इसमें हम लोग कल बहुत किए थे ना क्वेश्चन इसका। 23-24, 2 साल का है बचा हुआ, खत्म। फिर अपना वाला करंट ईयर का हो जाएगा। करंट ईयर का तो बहुत जगह देखा हुआ भी है मेरे हिसाब से। ठीक है। पेपर का क्वेश्चंस करना आसान है, भी डिस्कस करना आसान है, बट जब 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चंस आएगा, उसको लिखना भी एक आर्ट है। इट्स नॉट जस्ट यू नोट द आंसर, दैट्स एनफ। यू ऑल्सो हैव टू राइट द आंसर इन अ प्रॉपर बोलते हैं ना, इन अ प्रॉपर व्हाट, फाइलिंग मेथड, कि हाँ सही तरीके से लिखा हुआ है, तुम्हारा सारे पॉइंट्स कवर्ड है, अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं है, एंड यू मेकिंग द चेकर इजियर टू, बेसिकली बेसिकली क्या बोलेंगे अपन, इजियर टू चेक। उससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आया आपको? ये बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा कि एक एक मार्क का आंसर तो आप कर ही रहोगे तो रेलेवेंट है ही। साथ में जो 3 से 4 मार्क क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आंसर को आइडेंटिफाई करना इज नॉट द टास्क। यू ऑल्सो हैव टू आंसर देम ऑल्सो प्रॉपरली लैंग्वेज के साथ में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर, ये तो 2 तो हमने कर लिया था, क्लोज्ड इकोनॉमी वाला क्वेश्चन को। 4 में आइए। बीओपी का सवाल है। कौन सा? इसमें क्या हुआ, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो है, रिकॉर्डेड अ आउटफ्लो, मतलब पैसा बाहर जा रहा है। मतलब जा रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। और क्योंकि कमर्शियल बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, तो किस में आता है आपका? कैपिटल में। ठीक है, तो कौन सा में आएगा आपका? कैपिटल साइड ऑफ द डेबिट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा मतलब एक बार रुकना है, थोड़ा टाइम देना आंसर में देने के लिए सबको। इट्स अ गुड थिंग दैट द स्पीड इज वेरी नाइस, बट जस्ट गिविंग अ चांस। ठीक है, बताइए। द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस, इज अ गुड वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको पूछा है फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। देख रहे हो आप लोग? वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, उस फंक्शन का भी अंदर वाला पॉइंट पूछा है आपसे, कि हर एक चीज को आप एक पर वैल्यू के हिसाब से निकाल दो। जैसे आप एग्जांपल, अगर आप व्हेन यू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ से एप्पल्स, यू डू नॉट डिटरमाइन एज कि 1 kg का होता है या फिर 1 पीस का कितना होगा। तो द मिनिमम मेजरमेंट जो है वो यूनिट्स में आप उसको मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी यूनिट्स। ये कौन सा है? इफ यू आर नॉट रिमेंबर तो रिमेंबर द पॉइंट्स। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है क्या? नहीं सर, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो क्या किया आपका, जो क्या बोलते हैं इसको, जो फ्लो ऑफ मनी जो है उसको इंक्रीज कर दिया, बिकॉज इट वॉज रेडिली एक्सेप्टेबल। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इसको स्टोर कर सकते हो, बिकॉज अनलाइकली इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम आपका पेरिशेबल नेचर का नहीं है। मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आज आपने परचेज किया और उसका पेमेंट आपने बाद में किया, ये यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं कर रहा, तो बचा क्या है? यूनिट ऑफ वैल्यू। 6 आपका समझ में आ रहा है? ये वाला, ये एलआरआर का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, इसमें आप, ये वायर में इशू है। ठीक है, समझना पड़ेगा एक चीज। देखो, इसमें क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे, ये 1 पूछा है, ये 3 है, ये 2 है, तो बॉजन ये फ्लो में आंसर बता देगा। समझ है ना? बस आंसर का फ्लो देखना है आपको। 1 है, फिर एक और मिस हुआ है, 4। हाँ, तो ये ऐसे जाएगा। कौन सा पूछ रहा है वो सवाल का बस डायरेक्शन है इसमें। ठीक है, बाकी कुछ टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, द इफेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। करेक्ट रीजंस क्या है जो कि अफेक्ट करेगा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी? कौन सा? सुनना ना, क्या पूछा है? डिमांड पूछा है। क्या पूछा है आपको? डिमांड पूछा है। डिमांड कब कब आता था, याद करो। एक था आपका इंपोर्ट के केस में, टूरिज्म के केस में, परचेज ऑफ एसेट्स आउटसाइड इंडिया, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, ये सब था आपका। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, यस सर। इंपोर्ट ऑफ ये नहीं आएगा। रेमिटेंसेस मिला है बाहर से तो नहीं आएगा, परचेज आएगा, तो होगा 1 और 4। ये वाला क्वेश्चन करवाना है आपको, 11 मार्क का क्या रखो ना प्लीज। 11 को रखना, मगर इसको आंसर को लिखवाना है। गुड क्वेश्चन एक्चुअली।
ऐसा कोई फैक्टर जो कि तुम्हारा ना कोई गेन प्रोवाइड करता है ना ही कोई तुम्हारा बेनिफिट क्रिएट करता है, बट इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी इन जनरल, वेलफेयर प्रोपोजिशन को अफेक्ट करता है। पोल्यूशन, पोल्यूशन, गार्डन देने का बताया था क्या इसका? कौन सा? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ खत्म ही होने वाला है ये। स्टेट एंड पीछे तो कुछ ये तो हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं इसमें एक्चुअली। डन। लास्ट पेपर। 24-25। ये आप लोगों का सबसे रेलेवेंट पेपर है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू गिव अ डायरेक्शन एज टू व्हाट विल कम। ठीक है। अभी तक हमारा पीवाई क्यूज बाकी है वैसे देखा जाए तो। हमने सैंपल पेपर्स किए ऐसे 5 साल का। तो हमने तो करा ही दिया भाई कल ही। हाँ हो जाएगा। भाई तुमको जाना, तुम चला जाओ ना। खुद से इरिटेट कर रहा है हमको। जस्ट बिकॉज आई एम एक्टिंग नाइस डजंट मीन ना कि अब मेरा पेशेंस लेवल रहे। लेट है तो तुम लोग के लिए हम ही रुका हुआ है। हमको क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम 7 से 8 बार तो इग्नोर कर दिया हम बातों को। इरिटेट तो कर ही रहा तब से। फीलिंग वेरी स्लीपी, सो जाओ, चला जाओ। कौन कर रहा है फोर्स? तो कोई भी नहीं कर रहा है क्लास कराने के लिए आपको। फ्री होल्ड क्लास है सर। जिसको करना है वो कर लेगा। अरे, वी आर क्लॉकिंग मोर नंबर ऑफ आवर्स देन यू पीपल आर डूइंग नाउ नाउ। आई कैन गिव यू एन assurance on that. It has to be more than 12 to 13 hours which are clocking right now. I should be dead by now in terms of tiredness. बट जरूरी है इसलिए खड़े हैं। क्या फर्क पड़ेगा? छोड़ देता, नहीं करवाता 24-25 का पेपर। कर लेना खुद ही। तुम्हारे लिए तो करवा रहा है। हम तो कराया हुआ, बीओपी भी मल्टीपल टाइम्स कराया हुआ है। हम तो ना कर सकता कि हम नहीं करवाएगा। बताओ। क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइम असर्शन रीजनिंग दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, मतलब आपके एग्जाम में आएगा। जस्ट ओनली वन टॉपिक विच आई एम एब्सोल्युटली वरीड। ठीक है, प्लीज रीड ऑल द टॉपिक्स टू। और कल मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि बिकॉज, ड्यू टू कुछ ऐड करके सेकंड लाइन को रीड करेगा ताकि उसमें लिंकेज आए। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स क्यों है? एग्जैक्टली exactly. सर, ये जो काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, नॉट द गवर्नमेंट। इसीलिए ये क्या है आपका? क्या है? फॉल्स। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटा सा मिस्टेक है, बट इट वाज डन। ठीक है। नेक्स्ट। सेंट्रल बैंक परचेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट टू इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू। तो आंसर होगा आपका ठीक। ठीक है, चलेगा ना? सेकंड वाला क्वेश्चन में इट वाज मेकिंग इटसेल्फ क्लियर, क्योंकि नीचे में सेंट्रल बैंक दे दिया था। तो ऊपर में इट वाज वेरी लाइकली कि वो गवर्नमेंट डाल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। एक ही तो बात है, लेंडिंग कैपेसिटी मतलब कितना कमर्शियल बैंक लेंड कर पाएगा पैसा। लेंड करेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा ना। पैसा मिलेगा तो मैं आगे क्या करेगा, उसको सर्कुलेट करेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन जो है उसी को लेंडिंग कैपेसिटी भी बोल सकता है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द डैश एक्सचेंज सिस्टम मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट। बताओ फोर्थ। फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल, जो भी आपका ऑप्शन जनरली दिया हुआ रहता है इसमें। फ्लेक्सिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। हमको लगा पहले हम मैक्रो का टेस्ट लेना चाहिए था, फिर आइडिया कराना चाहिए था। उल्टा हो गया मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है हमको। फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसिट्स do not lead to any claim of the government. हम्म। हाँ, मतलब फॉरेन ग्रांट्स जब मिलता है तो उसकी वजह से क्या गवर्नमेंट वापस के कोई क्लेम करता है क्या वापस से? नहीं। तो इट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा हुआ? डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पीएसयू, यानी कि ये क्या हो गया? में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्ट, तो आंसर होगा सी। 10। ये तो चल ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। क्या देखो, तो पहले से इतना बढ़ गया था।
ठीक है, बी है क्या आंसर? और वैल्यू कितना से बड़ा है? ठीक है ना, मतलब हम नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन। स्टेप्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेप्स वाला समझ में आया ना आपको? आपको कंसिडर करना है फैक्टर इनकम वाला पोर्शन को। ठीक है, कौन सा? ये वाला? ये तो ठीक है, इजी है। सेम क्वेश्चन टाइप का ही है, ये तो पहले किया हुआ है अपन। फिर क्वेश्चन नंबर 13। ओ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। यस, 13। बताओ। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। बताओ। एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ एफआईआई ओनली विटनेस द शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 23-24 विद द नेट पीएफआई इनफ्लोज ऑफ यूएसए, मतलब पैसा आया है, मतलब दे हैव परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम इंडिया। ये कहाँ पे आएगा मुझे बताइए आप लोग? क्रेडिट साइड आएगा, विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इट इज रिजल्टिंग इनटू व्हाट, एसेट का इंक्रीज। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, लास्ट वाला पॉइंट हो गया, जहां हमारा एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है, कैन पुट इन सर्टेन रीजंस आल्सो बिट। अगर ये 1 मार्क का नहीं आए तो, अगर ज्यादा का आएगा तो रीजंस आएगा आपका। अच्छा ओके, मतलब अगर आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट डाला है, दैट मींस डेफिसिट इन बीओपी या फिर डिसइक्विलिब्रियम। आप समझ पा रहे हो कुछ चीजों को? ये वाला टॉपिक ना बहुत दिन से नहीं पूछा है ये लोग एग्जाम में। डेफिसिट इन बीओपी 2-3 साल तक तो उसमें था, हटाया हुआ सिलेबस में था। इस बार ऐड हुआ है, टॉपिक पूछा है। आपको मैं बोल रहा हूँ इसका रीजंस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी। इकोनॉमिक रीजंस, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, जो लास्ट का है ना, रीड करना जरूरी है एक बार के लिए। जस्ट नॉट टेक ए चांस। कौन सा? अभी बता देगा, अभी बता देगा, 2 मिनट ही लगे, वही तो समझाना है मेन हमको बीओपी में, बाकी तो सारा आता ही है तुम लोग को। बता देगा अभी हम, अभी बताएगा। कौन सा? हाँ, इनफ्लोज आया है मेरे पास में, पैसा आया है, मतलब वो लोगों ने सिक्योरिटीज परचेज किया है और एफआईआईज ने पैसा डाला है इकोनॉमी में। इंडिया में पैसा आया है फॉरेन करेंसी, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लीजिंग टू अ रेट एक्सचेंज, मतलब इसमें पूछा क्या है, इसमें बीओपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। तो पैसा आया है, आता तो किस तरफ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हर बार तो आता नहीं है, जब भी आएगा तो इट विल क्रिएट एन एसेट ना, इसलिए कहाँ पे आएगा, इन द। ठीक है, 16 में नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, 16 आई एम गिविंग इट टू यू। 17 हमने कर 16 में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, या फिर जब मैं कल कराऊंगा तो कल करा दूंगा 16 को। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन, हमें देखना पड़ेगा, रीडिंग का लिए टाइम नहीं है, तो तब तक आप लोगों को बीओपी समझा देता हूँ फटाफट। 16, 24-25 का पेपर है, वो तो ऐसे भी तुमको डाउनलोड रहना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, देखता है, ये खत्म करा दो एक बार, मैं फटक से बता देता हूँ, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करेंगे, वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस 4 टाइप का होता है। एक होता है विजिबल ट्रांजैक्शंस, जो कि होता है गुड्स एंड सर्विसेज का केस में। एक होता है इनविजिबल ट्रांजैक्शन, जैसे कि सर्विसेज वगैरह। ठीक है, तीसरा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स, जिसको हम डिवाइड करेंगे इनटू कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। परफेक्ट। ठीक है, उसके अलावा मुझे बताइएगा आप लोग, जब भी हमारे डेबिट्स कहाँ आएंगे, जब भी हमारे आउटफ्लोज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा वो, डेबिट साइड में होगा। जब भी हमारा क्रेडिट्स होगा, यानी कि ऑल द इनफ्लोज। अगर हमारा डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, डेफिसिट, when they are equal, balanced, when the credit is more than debit, then easy। जब भी आपको सवाल पूछेगा बीओपी के कौन से साइड में, सबसे पहले ये देखिए कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। इफ पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड, इफ पैसा जा रहा है डेबिट साइड। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहां तक मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, एंड अगर एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा है तो करंट अकाउंट, और अगर हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट। द ओनली एरिया वेर यू कैन गेट कंफ्यूज इन दिस इज नॉट अबाउट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ऑल। कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं डायरेक्टली कौन सा आएगा, बाकी इजी है। देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। सर्विसेज हमने अवेल किया, इंश्योरेंस सर्विसेज बाहर से अवेल किया, कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। मैंने वीजा का सर्विसेज लिया, ये क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, बराबर। रेंट वगैरह पे किया, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। बट अगर मैंने एसेट्स वगैरह परचेज किया, मान लो मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। बट अगर उससे मैंने रेंट कमाया, करंट अकाउंट में आ जाएगा। बरोबर, सही बात है, मुझे बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैंने पैसा बोरो किया, तो कहाँ आएगा, पैसा आया है क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट,
बट जब मैंने इंटरेस्ट पे किया बोरोइंग्स के अगेंस्ट में, तो डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट, कैपिटल नहीं करंट। ठीक है, जब भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा इट इज अ रेगुलर आइटम, जब मैं पैसा बोरो करूंगा इट इज अ कैपिटल आइटम बिकॉज इट अफेक्ट्स द एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाला लोग के लिए डाउट है ये वाला पोर्शन में, दिस पीपल विल नॉट हैव एन इशू, पीएल आइटम है आप लोग के लिए। बताइए, इंटरेस्ट जो हम लोग पे करते हैं, रेंट जो हम लोग पे करते हैं, ये सभी के सभी जो है रेगुलर आइटम्स होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, ये हमारा जो एक प्रॉपर हम लोग उसको रखता नहीं, एसेट में नहीं रखता हम लोग इसको। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट जो आया वो कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में। बोरिंग्स जो किया वो, सिमिलरली लेंडिंग्स अगर किया किसी को तो विच साइड, डेबिट साइड, क्योंकि पैसा गया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैंने बिजनेस किया बाहर में तो डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अगर बाहर वाले लोग इंडिया में बिजनेस किया, क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, बट उसमें से जो प्रॉफिट कमाया, मान लो बाहर वाले लोग इंडिया में बिजनेस किया, प्रॉफिट्स बाहर लेके चला गया, डेबिट साइड ऑफ विच साइड, करेंट। प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एंड रेंट, ये तीन चीज, मतलब जो मेन इन्वेस्टमेंट है, हाँ, जो मेन इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स और ये तीनों कहाँ पे आएगा, कैपिटल में। इससे जो पैसा आता है हमारे पास में, इंटरेस्ट, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, ये कहाँ पे आता है, करेंट अकाउंट। गलती नहीं होगा ना, ठीक है, चलेगा ना। अच्छा, फॉरेन एड्स मिला तो विच अकाउंट, करंट, क्योंकि फॉरेन एड्स को वापस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं। रानी जी समझ में आया, ग्रांट मिला तो रानी ऑफ करंट अकाउंट, क्योंकि इससे एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा नहीं है। बाकी लोग आई थिंक इट्स सिंपल। ठीक है, इट्स कंप्लीटली ओके हाँ टू आस्क दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलेगा आप लोग की तरफ से। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हम लोग यहाँ पे अभी भी सीखा था कि इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जब हम लोग केवल और केवल कौन से के बारे में बात कर रहे हैं, विजिबल के बारे में बात करता है, विजिबल गुड्स एंड, विजिबल गुड्स का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सरप्लस ब्यूटी कब होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स इज मोर देन द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, एंड डेफिसिट इन बीओपी। इसको ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या फिर ट्रेड वगैरह भी बोलते हैं। ट्रेड वर्ड जहां पे इस्तेमाल हुआ वो क्या होगा, ठीक है, मैंने गलत किया है। ट्रेड डेफिसिट कब होगा आपका, जब डेफिसिट बीओपी बीओटी होगा। ठीक है ना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ट्रेड बैलेंस को बोलते हैं एज व्हाट, बीओटी। उसमें ट्रेड सरप्लस होगा कब, जब सरप्लस बीओटी होगा। और ट्रेड डेफिसिट कब होगा, जब डेफिसिट बीओटी होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, समझ में आ गया ना ये वाला पोर्शन को, ये डाउट है। हाँ, ये देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो खाली होता है फॉर विजिबल आइटम्स। ठीक है, किसके लिए होता है, फॉर विजिबल आइटम्स। ठीक है, अब विजिबल आइटम मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉट सर्विसेज। अगर हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये क्या होगा, सरप्लस बीओटी। और अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है तो क्या होगा, डेफिसिट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस। अगर ट्रेड सरप्लस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब सरप्लस बीओटी का बारे में बात कर रहा है वो लोग। ठीक है, और अगर ट्रेड डेफिसिट बोल रहा है तो वो क्या होगा, डेफिसिट इन बीओटी का बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, बीओटी बीओपी के ऊपर आई थिंक 2021 में क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, बीओटी एंड बीओपी का डिफरेंस। आइए, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, लिख लोगे ना भाई आप लोग का, हो जाएगा। एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ऐसा पॉइंट्स याद रहना चाहिए आप लोग लिखने वक्त। 2 मार्क का आंसर आता है, तीसरा मार्क के लिए बोल रहे हैं, पढ़ लेना एक बार, खाली गो थ्रू कर लेना एक बार के लिए। जैसे वो पॉइंट को मार्क कर लेना जो देख के जाना है खाली आप लोग को। ये तो आएगा ही आपको क्या होता है, एग्जाम्पल भी आता है, कॉम्पोनेंट्स भी आता है, सिर्फ ये नहीं याद रहता कि क्या लिखे। और ठीक है, समझ में आया, फ्लो और कॉन्सेप्ट क्यों समझ रहा, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, सारे वो ट्रांजेक्शन है जो पूरे साल होता है। रेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, इसलिए क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। और कैपिटल में एसेट और लाइबिलिटी आता है, और एसेट और लाइबिलिटी क्या है, वो उस डेट का वैल्यू निकालते हैं हम लोग कि आज के डेट में मेरा बोरोइंग्स कितना, आज के डेट में मेरा एसेट्स कितना है। देख सकता है, बट पूरे साल के हिसाब से एक पीरियड के लिए कैलकुलेट करता है। आज का दिन का प्रॉफिट क्या है, अभी के हिसाब से प्रॉफिट थोड़ा ना गिनता है हम लोग, एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से प्रॉफिट गिनता है। पूरे साल का एक्सपोर्ट्स कितना है, तुम एक पीरियड लेता है, वो पीरियड का डिस्टेंस छोटा या बड़ा हो सकता है। बात समझ में आया, हो सकता है कि तुम्हारा एक ट्रांजेक्शन की बात करो आप, बट वो ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो अ पीरियड ना। बात समझ में आया, 2 घंटे में तुमने कितना कमाया, डिस्टेंस बहुत कम है, बट इट इज स्टिल अ पीरियड। ठीक है,
नेक्स्ट इज व्हाट, देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज आपके 24-25 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है सैंपल पेपर में। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, कॉन्सेप्ट है डेफिसिट या फिर डिस इक्विलिब्रियम इन बीओपी। डेफिसिट इन बीओपी कब आता है मुझे बताइए आप लोग, जब आपके टोटल इनफ्लोज, ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, क्या होता है बताऊंगा अभी अभी, ठीक है, आप लोग से पेपर रीड कर लो क्या बोला है, व्हेन द टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आर लेस देन द टोटल आउटफ्लोज। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, एकदम सिंपल रखते हैं, ऑटोनोमस तो आता नहीं है ना अभी तक, ऑटोनोमस तो अभी तक आया नहीं है आप लोग को, सिर्फ नॉर्मल पढ़ते हैं। डेफिसिट कब होता है, जब हमारा खर्च ज्यादा है सेविंग्स कम है। इसको अब यहाँ पे खर्च और सेविंग्स तो हो नहीं रहा है, मतलब हमारा जा ज्यादा रहा है आ कम रहा है, यानी कि क्या बोला मैंने आपको, योर आउटफ्लोज आर मोर, हाँ नहीं, आपका इनफ्लोज आर मोर एंड योर आउटफ्लोज आर लेस, सिर्फ आउटफ्लोज आर लेस देन द इनफ्लोज, ठीक है, हाँ हाँ, तो आपका इनफ्लोज ज्यादा है और आउटफ्लोज अगर कम है, सही बोला क्या, तो वो क्या होगा, वो तो सरप्लस हो जाएगा। डेफिसिट कब होगा, जब आपका इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, उसे हम लोग बोलते हैं डेफिसिट या फिर डिस इक्विलिब्रियम इन पीओ। ठीक है, इसका रीजंस जो है पता है आपको क्या क्या होता है, कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ होते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, सिंपल डेवलपमेंटल एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं देश में, जब भी देश में हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि बड़े बड़े मशीनरी इक्विपमेंट्स मंगवाने के लिए हमें बाहर से सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब भी देश का डेवलपमेंट होता है, ऐसा होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होता है उससे हम बहुत सारे सामान इंडिया में मंगवाते हैं, उसके वजह से हमारा नेट इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द इनफ्लोज दैट वी हैव, रिजल्टिंग इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। नंबर टू इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब इंडिया का रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होकर रखा है, तो सामान हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है इंडिया में, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है, तो उसके चक्कर में हमारा इनफ्लो ज्यादा होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा मुझे बताइए आप लोग, उल्टा बोला क्या मैंने, वापस से मैं बोलता हूँ, टेक टू, ठीक है सुनो, जब भी देश में इन्फ्लेशन ज्यादा, इन्फ्लेशन टेक थ्री, जब जब भी देश में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा देश के जो डोमेस्टिक गुड्स है उसका प्राइसेस ज्यादा होकर रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सामान बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाया तो अपना इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा जा रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कॉजिंग अ स्टेट ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। नंबर थ्री साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बाग जो है ना, देश में डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, मान लो पीपल वांट ग्रेट कार्स, अब इंडियन कार मेकर्स आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कार्स पॉसिबल बट दे आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा नया नया मार्केट के लिए खुलता है। आप देखिएगा जनरली यही हो रहा है अभी इंडिया में, पीपल आर एंथुसियास्टिक अबाउट कार्स, है तो देखिएगा कभी जनरली आप चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स कमिंग इनटू कार्स इन इंडिया वाज अ थिंग, ठीक है, अभी दे आर कमिंग बिकॉज दे कैन सी द पोटेंशियल मार्केट की अभी का जो मार्केट है वो केटर नहीं कर पा रहा है एक्सिस्टिंग डिमांड, उसकी वजह से बाहर का लोग आता है, इंपोर्ट्स बढ़ता है, कॉजिंग अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट इन बीओपी, चेंज इन डिमांड, समझ में आ रहा है आपको, कभी एक टाइम में आयुर्वेदा पसंद था, अभी कोरियन पसंद है, और यू लाइक इंडियन फूड मोर एंड देन नाउ यू लाइक जापानीज फूड और समथिंग और कोरियन फूड नाउ, तो कोरियन फूड ज्यादा पसंद आएगा, तो कोरियन का लोग कोरियन का सामान हम लोग इंडिया से यहाँ लेकर आएगा, उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट्स क्या होगा, बढ़ेगा, कॉजिंग अ डेफिसिट इन बीओपी, क्योंकि हमारा डिमांड में चेंज आया है, बात समझ में आया? ठीक है, डेवलपमेंट जब होता है देश में, मान लो बिल्डिंग्स वगैरह बन रहा है, ब्रिज वगैरह बन रहा है, बड़ा बड़ा इंफ्रा बन रहा है, तो जनरली जो मशीन्स वगैरह चाहिए होता है ना, वो जनरली कभी कभी डेवलपिंग कंट्रीज के पास में अवेलेबल नहीं होता है, तो वो जनरली ये टेक्नोलॉजी वगैरह सामान वगैरह हम लोग बाहर से मंगवाता है, ताकि हम लोग ब्रिज बना सके, जैसे अभी ब्रह्मपुत्र ब्रिज का भी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बाहर से भी हम लोग सामान मंगवाए हैं। ठीक है, बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन जो यूज होता है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं भी होता है, कुछ हो सकता है कुछ नहीं भी होता, हम लोग बाहर से मंगवाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसमें ह्यूज इंपोर्ट्स होता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स उतना होता नहीं है इस रिलेशन में, तो कॉजिंग अ सिचुएशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आज जैसे हमें कोई भी सर्विसेज चाहिए, मान लो हम लोग को एआई सर्विसेज चाहिए, तो हम लोग जनरली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कोई हम लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई हम लोग को ओएसएस चाहिए, उसके लिए जनरली हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यूएस के ऊपर, तो हम लोग को कंटिन्यूअसली सर्विसेज खरीदना पड़ता है, उस लेवल पे क्या पता हम सर्विसेज दे नहीं रहे हैं या हमारा उतना गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कॉजिंग अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। यू हैव टू रीड दिस वंस, हाँ प्लीज, समझा दिया मैंने आपको, रीड एक बार जरूर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है सर, सर देश में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह होगा, ठीक है, या फिर डिस्टर्बेंसेस होगा, तो गवर्नमेंट का ऊपर नीचे होता रहेगा,
कोई भी बाहर का इन्वेस्टर्स आर नेवर इंटरेस्टेड इन अ कंट्री विच हैज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस पॉलिटिकली। कोई सरकार आ रहा है जा रहा है टूट रहा है, इसे कभी पसंद नहीं आता, बिकॉज देयर ऑलवेज इंस्टेबिलिटी। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कम होता है, बट उनको रिक्वायरमेंट तो है ही, तो वो इंपोर्ट तो करते रहते हैं, कॉजिंग अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। सोशल फैक्टर्स, नंबर वन इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देखो सीधी सी बात है, आप जब रोलेक्स घड़ी ऐसे करोगे तो इट विल शो अ क्लास, ठीक है। नाउ यू विल आल्सो वांट टू बाय दैट सेम वॉच, राइट? बट you know that it is not manufactured in India. You have to get it imported from somewhere else, or maybe a Bentley, or maybe a Mercedes or something, ठीक है। अब तो Mercedes शायद थोड़ा थोड़ा इंडिया में मैन्युफैक्चर हो भी रहा है, बट मे बी से रोल्स रॉयस, ठीक है। तो इन दैट केस वो आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, बाहर से मंगवाओगे तो इम्पोर्ट्स बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया आपको? यस। नंबर लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ मुझे बताइए आप लोग। ये तो सेम पॉइंट हो गया आपका, वो जो ऊपर है ना ये चेंज इन डिमांड, उसका ही सेम पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट कि लोगों का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो कि आपने क्रॉस करवाया था, चैप्टर इज ओवर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको गलत नहीं करना है, सुनना बात को सुनो। आपने ऑटोनोमस शब्द जो है वो एक और जगह पढ़ा है, वेरी गुड। और उसमें क्या होता है? कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। मतलब कि क्या है, कुछ भी हो जाए इतना बेसिक कंजम्पशन तो होना ही पड़ेगा। मतलब कांस्टेंट सुन रहा है ना, इसमें कोई रिश्ता नहीं, इसका उल्टा है, इसमें कंप्लीटली उल्टा है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस है जो कि हम लोग, मतलब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट विद बीओपी जो है, दिस रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स वगैरह, जो ट्रांजैक्शंस हम कैरी आउट कर रहा है फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव। यानी कि मैंने सामान एक्सपोर्ट किया ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, मैंने इंपोर्ट किया ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, मैंने एक मशीन बाहर से मंगवाया मेरे फायदे के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे मुझे बताइए आप लोग? उसे हम क्या बोलेंगे मुझे बताइए आप लोग? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। यानी कि मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। आई विल जस्ट पॉज हियर एंड पीछे आपको रीड करा रहा हूं क्या लिखा हुआ है। समझ में आया? वो इनफ्लोज जो आपको हुआ है ड्यू टू द रेगुलर ट्रांजैक्शंस, जो कि मेरा प्रॉफिट मोटिव ट्रांजैक्शंस होता है। अगर मेरा इनफ्लोज आर लेस देन माय टोटल आउटफ्लोज ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, लेकिन नॉर्मल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि प्रॉफिट मोटिव का होता है, उनमें अगर हमारा इनफ्लोज आर लेस देन द आउटफ्लोज, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिसिट इन बीओपी। देखो डाउट्स क्लियर हो गया? ऑटोनोमस शब्द में जो डाउट था वो तो क्लियर हो गया। ऑटोनोमस का मतलब है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विच आर डन फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव। क्योंकि ये प्रॉफिट का मोटिव है, ये होता है लाइन आइटम्स, यू वांट टू अर्न दिस और अबव, इट इज, इसलिए इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है। अब बीओपी का इंडिया में बहुत, आपको पता हो, इंडिया इज इन अ डेफिसिट व्हेन इट कम्स टू बीओपी, अनलाइक चाइना विच इज अ सरप्लस, ठीक है। इंडिया इज व्हाट, एट अ डेफिसिट। क्या आपको डेफिसिट की वजह से आप ऐसे बोलोगे कि नहीं हम तो इंपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। पहले इंडिया का पहले सरप्लस होने दो, उसके बाद करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, यू आर इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट मैटर कि देश का डेफिसिट सिचुएशन क्या है, यू आर स्टिल इंपोर्टिंग, यू आर स्टिल डूइंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन इज बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से आप करते हो, जो ट्रांजैक्शन आप कैरी आउट कर रहे हो प्रॉफिट मोटिव से है। तो इसलिए इसमें बीओपी का सिचुएशन इंडिया का क्या है उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम्स इन करंट अकाउंट कौन से? नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आप करते हो गुड्स का, सर्विसेज का, ये किस में आएगा? आपका करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? फॉरेन लोन्स पे जब कोई रिसिप्ट्स वगैरह मिला वो कहां पे आएगा? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल आइटम्स, ठीक है। बेसिकली वो ट्रांजैक्शंस, सिंपल लैंग्वेज में ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है जो कि आप कैरी आउट करते हो फॉर प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन पर्पस है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। मतलब मेरे को बीओपी का करंट पोजीशन इंडिया का क्या है उससे फर्क पड़ता नहीं है। मेरा भैया जहां हमको देखिएगा फायदा है, हमको लगेगा चाइना से सामान मंगवाने में मेरा फायदा है, मेरे को फायदा होने वाला, मैं इंपोर्ट करूंगा, उस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। मोर देन एनफ है, पर ऐसा पूछता नहीं है। दूसरा पूछता है, अकोमोडेटिंग का पूछता जाता है। मतलब ऑटोनोमस तो पूछता ही है, बट इट इज ऑटोनोम अकोमोडेटिंग विच इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन वो ट्रांजैक्शन है बेसिकली जिसको कैरी आउट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इन बीओपी। मतलब देश में जो डिसबैलेंस होकर रखा है ना, अब डिसबैलेंस तो छोड़ेंगे नहीं ना। मान लो देश में हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहा, एक्सपोर्ट्स कम रहा, तो क्या क्रिएट हो गया? डेफिसिट क्रिएट हो गया। इसको ठीक करना जरूरी है ना। इसको ठीक कैसे करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। मान लो बोरो किया, पैसा बोरो किया ताकि फॉरेन करेंसी बढ़ जाए, ताकि बैलेंस हो जाए। बात समझ में आए?
ये जो आपने किया, ये स्टेप के साथ में और क्या है? ट्रांजैक्शन है, इसको क्या बोलता है? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? ये सिंपली आप ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हो? ताकि मैं स्टाइल दिखा सकूं, पहला बात। दूसरा, इसमें क्या हो सके, बैलेंस हो सके। ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया ताकि बैलेंस इक्वल रहे। हाँ, वो सरप्लस निकाल के आरबीआई अपने पास रख सकता है ना, याद है ना? कि ज्यादा अगर अपने पास पैसा आ गया फॉरेन करेंसी में, भगवान करे आ जाए, तो मैं साइड में रख सकता है उसको। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ट्रांजैक्शन जो कैरी आउट करते हैं टू मेंटेन अ बैलेंस इन द, ये क्या है? कॉम्पेंसेटिंग है ना। ये जनरली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ही होता है। ठीक है, दिस आर कॉम्पेंसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेंट टू करेक्ट the disequilibrium in the autonomous items and the balance in the POP। बेसिकली जो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो गया, जो अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन के चक्कर में हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो गया बाय चांस, उसकी वजह से जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन हम लोग कैरी आउट करता है, मेनली विच इज कैपिटल इन नेचर, उसे हम बोलते हैं एज अकोमोडेटिंग। एग्जाम्पल हो गया ये। बिल्कुल, कैसे छोड़ देगा? करना ही पड़ेगा। मान लो हमारा खर्चा है, तो फॉरेन करेंसी तो चाहिए ना, तो वो तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा ना बोलेगा भाई जी बाद में देखा, अब आर पिस होगा नहीं। राम साहब बोलेगा ए विवेकानंद दो धंधा, हमको पैसा दे दो। बात समझ में आया आपको? चलो, उसके साथ में हमने बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज खत्म कर दिया है, अराउंड 1 hour 50 minutes। ठीक है, एंड बता रहे, एंड वी आर लेफ्ट विथ मनी एंड अ बिट ना, मनी क्रिएशन वगैरह, मनी परसों। ठीक है, देख।